मैं खुद जानबूझ के थोड़ा लेट आता हूँ अब। नहीं, मसला ये है ना कि बीच में फिर नमाज है ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि हो के जाए, क्योंकि पता लगा किसी दिन मुझे ही उठा के मदरसे वालों ने निकाल दिया बाहर। अच्छा जी, तो लास्ट असाइनमेंट तो खैर वो चलता ही रहता है, और वो प्रोजेक्ट भी आप इंशाल्लाह कर लोगे, मुझे पक्का पता है। नहीं नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, देखो शुरू करें, फिर ना स्लाइटली स्लाइटली ना यहाँ पे डिस्कस भी कर लेंगे। आपके साथ जो इश्यूज़ वगैरह आते हैं ना, वो डिस्कस भी कर लेंगे। और हो सकता है कि कोई आपके सामने ना थोड़ा सा मैं भी कोई डाउनलोड करके दिखा दूँ, देखो यार इसको ऐसे चलाना होता है। बैकएंड का इशू देखें ना, आप ऑथ कॉन्टेक्स्ट बनाएं, सारा डेटा आप डमी उसमें डाल दें। एक वेरिएबल बनाना है, उसमें एरे, अगर आपको एरे का डेटा चाहिए आप एरे लगा दो। आई थिंक ये तो मैंने ज़्यादा इजी कर दिया है। अगर ऐसा करता कि बैकएंड में कोई बता देता, कोई एपीआई बता देता, आपको ज़्यादा मसला होता, क्योंकि फिर आपके उसको आपका जो डेटा है ना, आपको उसके हिसाब से चलना पड़ता। अभी आप अपना डेटा खुद लिख सकते हो, तो आप उसको अपने तौर पे आसानी, जैसे आपको आसानी होगी ना, आप वैसे उसको एरे बना दोगे, उसको ऑब्जेक्ट बना दोगे, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट बना दोगे, आपको जैसे फीजिबल लगेगा। आप बोलोगे यार ऐसे होगा, आसान हो जाएगा, जल्दी चला लो, सही है। तो इस वजह से ये आपको ज़्यादा फीजिबल है। हाँ, जो मुश्किल काम है वो है शुरू का, कि एक डाउनलोड करना, उसको चलाना, क्योंकि कभी कभार होता है उसमें इतनी ज़्यादा लाइब्रेरियाँ इंस्टॉल हुई होती हैं कि वो लाइब्रेरी इंस्टॉल ही नहीं करता, वो आपको एरर कर देगा कि भाई ये मसला होगा। उसका आपका सिंपल एक हल है कि आप npm इंस्टॉल के साथ ना -फोर्स का फ्लैग लगा दें। मेरे कहने का मतलब है कि जिनको ये बात समझ में नहीं आई, जब आप करते हैं ना npm इंस्टॉल, तो ये उसके package.json को पढ़ता है, package.json से सब कुछ इंस्टॉल करता है। तो कभी कभी आपके पास मसला आएगा, वर्जन इशू की वजह से ना ये क्रैश कर जाता है और एरर आ जाता है कि कैन नॉट इंस्टॉल पैकेज। तो इसका बस सिंपल हल होता है कि इसके सामने आप क्या लगा दें, -फोर्स। जब आप -फोर्स लगाते हैं ना, तो वो ज़बरदस्ती, अगर वर्जन आउट भी है ना, तो फोर्सफुली इंस्टॉल कर देता है। सही, ये पहला मसला ये। एक दफ़ा npm स्टार पे आपका डैशबोर्ड खुल गया ना, समझ लेंगे आपने पहला स्टेप पार कर चुके हैं। कि आपने एक चीज़ डाउनलोड की। अब इसका ख्याल कीजिएगा कि कुछ ज़्यादा ना कॉम्प्लिकेटेड ना हो। राउट्स उसके अगर v5 में भी हैं, तो किसी किसी के ना डिफरेंट तरह के मैकेनिज्म्स होते हैं। नहीं नहीं, बहुत मिलेंगे यार, हमने पता नहीं कितने इस्तेमाल किए हैं। आप सर्च तो करें इसमें, फ्री पहले देखें। अगर आपको ई कॉमर्स से, अब बहुत सारे बच्चे कर रहे होंगे, वो जानबूझ के लिख रहे होंगे कि ई कॉमर्स टेम्पलेट डैशबोर्ड। अगर आप ई कॉमर्स पे जाएंगे ना, तो लाजमी सी बात है आपको कब मिलेंगे। आपको पहले सर्च करना चाहिए कि भाई कोई सिंपल रिएक्ट डैशबोर्ड, सही है, रिएक्ट डैशबोर्ड फ्री डाउनलोड, ताकि स्टार्ट तो करो। अगर इसी पे अटके रहोगे, नहीं मुझे ई कॉमर्स मिले ताकि मेरा काम कम हो जाए, ई कॉमर्स मिले मेरा काम कम हो जाए, फिर तो होने से रहा। आप पहले कोई भी फ्री डाउनलोड लिखो, आपको 3-4 सैंपल दिखेंगे जो थोड़ा सिंपल लगे ना। ऐसा नहीं हो जो लगे यार इसका शशका बड़ा बेहतरीन लग रहा है, ओए क्या बात। जितना वो कॉम्प्लिकेटेड है, उसकी फाइल्स भी उतनी क्या होंगी, ज़्यादा, और आप फंसेंगे भी उतना ज़्यादा। तो जितना वो आपको सिंपल लग रहा है ना, ये आपके हक में है। हाँ, वो तो लाजमी है। तो इसका बस आपको, हाँ, उसका आप डिज़ाइन अलग कर सकते हैं। किसी में जो वो साइड बार होता है ना, वो ऐसे कार्ड सा बना हुआ होता है। किसी के ऊपर वो जो आपका जो टॉप बार है, वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा बना हुआ होता है, सही है। तो डिफरेंट टाइप के डैशबोर्ड्स हैं। मसला आपको सिर्फ वहाँ पे आएगा, पहला तो एक तो चलाना। आपको चलाने में ही आपको लग रहा है कि चलाना तो मसला ही नहीं होगा, लेकिन पहला मसला ही चलाना है। आप डैशबोर्ड डाउनलोड करेंगे, आप उसको इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे। एक दफ़ा मेरे साथ हुआ था, मैंने टेम्पलेट इंस्टॉल किया, उस पर सारा काम किया, सब कुछ कर लिया। उसके बाद पता लगा जब मैं उसको कर रहा हूँ ना npm रन बिल्ड, तो वो बिल्ड नहीं हो रहा। उसके कोई जो उसने कस्टम CSS लिखी हुई थी ना, वो कोई लिखी हुई थी 13,000 लाइनों की, और वो 13,000 लाइनों में पता नहीं कहाँ पे क्या सिंटैक्स एरर था कि वो बिल्ड ना हो के। फिर मुझे सारा डैशबोर्ड ट्रांसफ़र करना पड़ा एक और थीम पे। फिर मैंने कहा कि भाई इज़्ज़त से पहले ना इसको बिल्ड करके देखो। तो पहले मैंने डैशबोर्ड डाउनलोड किया, उसके मॉड्यूल्स इंस्टॉल किया और उसको चला के देखा, चल गया। उसके बाद मैंने क्या किया, रन बिल्ड। तो रन बिल्ड करके देखिएगा, क्योंकि अगर आप उसको रन बिल्ड करके वो नहीं चलता ना, वो आपके किसी काम का नहीं बचेगा। मसला क्या है कि वो डिप्लॉय नहीं होगा। बात समझ आ रही है? तो ये चीज़ है। खैर, रिएक्ट
आपको फिर दोबारा से भी हो सकता है अब आपको रिएक्ट थोड़ी बहुत इतनी आती है कि आप उससे कुछ ना कुछ बना भी लें या कोई आप ट्यूटोरियल देख के कर भी लें। कल भी मैंने कहा था अगर अभी तक आपको ये नहीं आता तो आप वीडियोस देखें और थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। सबसे पहले हमेशा याद रखेंगे रिएक्ट पे जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कंपोनेंट बनाना। जो मैंने आपको शुरू में एक असाइनमेंट दिया था कि आप कोई भी बूटस्ट्रैप की जो वेबसाइट आपने बनाई हो या आप कोई भी डाउनलोड करें और उसको किस में कन्वर्ट करें, रिएक्ट के अंदर। भले वो एक ही कंपोनेंट में सब भर दें या फिर अलग अलग कंपोनेंट करें कि नेव बार का अलग, साइड बार का अलग, वो ज़्यादा बेटर है, लेकिन इसको करें ताकि आपको ये अकल आए कि HTML को रिएक्ट में कैसे लिखा जाता है और उसमें CSS को कैसे लिखा जाता है। मैं ये मेरा गोल था उसमें। वो हैं आपके पास लाइब्रेरीज़ हैं जो ये काम करती हैं, स्मूथ स्क्रॉलिंग कहलाती है। स्मूथ स्क्रॉलिंग की आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाती है। नहीं, तो आपके पास वो तो आप वन पेज की बात कर रहे हैं ना। स्क्रॉल तो तब होगा जब वो वन पेज होगा। तो आपको वो जो मेन कंपोनेंट है ना उसके अंदर वो सारे इंपोर्ट करने पड़ेंगे, इसमें राउटर की भी ज़रूरत नहीं है। तो जब आप नहीं, वो तो बटन से होंगे ना, राउटर तो हमेशा कोई चीज़ एक्शन पे रिएक्ट करता है। वो जो आप चाह रहे हैं वो तो स्क्रॉलिंग है ना, वो तो सिंपल आप app.js में सारे जो कंपोनेंट्स है लाइन बाय लाइन इंपोर्ट करते हैं तो एक के ऊपर एक आ जाएंगे, उसको स्क्रॉल कर लें आप, तो सिंपल वैसे ही होगा। सही है। तो कुछ ये वाला मैंने पहला असाइनमेंट दिया था रिएक्ट में कि ताकि आपको ये अकल आए कि JSX के अंदर HTML को कैसे लिखा जाता है। दूसरा आपको असाइनमेंट जो या असाइनमेंट कह लें या प्रैक्टिस करवा लें, तो मैंने कहा था आप कार्ड्स बनाएंगे, लेकिन किसके थ्रू? नहीं, वो शुरू की बात है कि हमने मैप के ज़रिए मैंने कहा था कि आपको कार्ड्स बनाने। अब इसमें दो तरीके के काम मैंने करवाए थे। मैंने तो ये करवाया था कि डायरेक्टली मैप के अंदर HTML का कोड लिख दिया था। अब वो जितनी एरे होती थी उतनी दफ़ा वो कोड चल जाता था। उसको मैंने थोड़ा चेंज करवाया कि मैंने फिर उसको एक कंपोनेंट में बाइंड किया और इस कंपोनेंट को डेटा किसके थ्रू भेज रहा था? प्रॉप्स के थ्रू। शुरू में हमने ये काम किया था। तो हमने वो कार्ड्स बनाए थे और उन कार्ड्स में डेटा में ऊपर ही दे रहा था, मतलब ऊपर ही यूज स्टेट जो मैंने बनाया था ना, उस यूज स्टेट के अंदर मैंने वो सारा डेटा दिया हुआ था, अगर आपको याद हो तो। सही, स्टैटिक डेटा था। तो मैंने कार्ड्स बनाए थे वही उसी डेटा से जो मैंने उसी कंपोनेंट के ऊपर जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ था। ये मैंने काम किया था। ताकि ये मैंने काम क्यों किया? ताकि आप लोगों को ये समझ आए कि एक डेटा को लेकर, यानी कि एरे को लेकर उस पर मैप का फंक्शन चला के किस तरीके से रिएक्ट के कंपोनेंट जनरेट कराए जाते हैं और हर कंपोनेंट को कैसे प्रॉप्स पास किया जाता है, उसकी भी वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ा आगे आए थे, हमने फिर उसके बाद उसमें APIs को इंटीग्रेट किया था, बल्कि हमने फॉर्म लिखा था वो लॉगिन वाला। सही है, लॉगिन फॉर्म हमने बनाया था, उसमें हमने राउटर भी इस्तेमाल किया था, हमने उसमें कॉन्टेक्स्ट API भी इस्तेमाल की थी। याद है वो लॉगिन का फॉर्म? उसमें अभी तक मैंने कोई भी आपको सर्वर नहीं अटैच किया था। उसके सारे जो मैंने यूज़र नेम पासवर्ड तो मैंने कॉन्टेक्स्ट API के अंदर ही लिखे हुए थे। याद है, ये हार्ड कोड कर दिया था मैंने। बस मैं उसको दिखा रहा था कि देखो ये लॉगिन करो तो लॉगिन हो जा रहा है, वरना ऊपर मैसेज आ जा रहा है कि आपका यूज़र नेम पासवर्ड इनकरेक्ट है। तो ये वाला काम भी आपको करवा के दिखाया गया। उसके बाद फाइनली मैंने इसी लॉगिन पेज में मैंने सर्वर भी अटैच किया था कि Axios के थ्रू वो पोस्ट की रिक्वेस्ट करता था सर्वर को, यूज़र नेम पासवर्ड भेजता था, सर्वर उसको चेक करता था और वो वापस रिटर्न करता था। उसके बाद जो अगर वो लॉगिन होता है तो वो नेक्स्ट पेज पे जाता था, वरना वो नहीं जाता था। याद है वो भी? और ये भी हमने किया था कि कुकीज़ में हमने कैसा डेटा सेव करवाते हैं कि एक दफ़ा लॉगिन हो गया तो मैं यूज़र से बार बार लॉगिन ना करवाऊँ। एक दफ़ा वो हो चुका है तो बस कहानी ख़त्म। ये भी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस। उसके बाद अब टू डू लिस्ट, वो भी हो सकता था कि मैं बूटस्ट्रैप से UI बनवा लेता, कोई अच्छा सा UI बना लेता या टेम्पलेट ही उठा लेता और मैं बोलता कि चलो इस पर प्रोग्रामिंग करते हैं। तो लेकिन मैंने इसीलिए सिंपल किया कि क्योंकि मैंने नोट किया कि कोड में आप सब अभी भी बहुत वीक थे। उसके बाद हमने फिर भी थोड़ा सा रिएक्ट की लॉजिकल बिल्डिंग देखी। उसका बेसिकली जो टू डू ऐप था उसका मकसद क्या था कि आप जो लॉजिक बिल्डिंग है रिएक्ट में उसको सीखें कि फॉर्म से डेटा कैसे लेते हैं। हालांकि आपको इस स्टेज तक आना चाहिए था, क्योंकि हमने 3-4 चीज़ों में ये चीज़ इस्तेमाल कर चुके थे हम लोग कि हम कैसे यूज़ स्टेट के ज़रिए ऑन चेंज लगाकर डेटा इनपुट बॉक्स से निकालते हैं। लेकिन वो आपको नहीं आ रहा था तो हमने वो सिंपल वो भी किया था। तो रिएक्ट में ये सारे ऑप्शंस आपके पास हो चुके हैं। आपको चाहिए कि आप घर बैठ के उसको सबसे पहले तो एक दफ़ा रिवाइज़ करें। कौन सा?
लॉगिन फॉर्म की है, कोई ना कोई एक है, एक्सियोस की है, वो बाकी सेम ही है, वो ज़्यादा सिंप्लीफाइड है। वो जो पहले वाला था वो सिंप्लीफाइड था, उसमें एक्सियोस है। हाँ हाँ, ऑथेंटिकेशन के साथ उसकी कंप्लीट उसकी है, आप उसको चेक कर लीजिएगा। वो सिंपल लॉगिन फॉर्म है, उसके अंदर हम लोगों ने नेविगेशन वगैरह, राउटर वगैरह सब कुछ इस्तेमाल किया हुआ है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी इस्तेमाल किया हुआ है उसमें। हाँ ये है सही, आप चेक कर लीजिएगा, है नेविगेट वाली है। हो सकता है किसी और वीडियो के अंदर ये पार्ट आ गया हो। आई थिंक हाँ, वो पूरा रिव्यू एक तरह से मैं लेके चला था। हाँ सही है, वो रिवीजन करा के चला था, तो आप उसको देख लीजिएगा। ये रिएक्ट की प्रैक्टिस आपके पास लाजमी है, ठीक है, क्योंकि अब इस पर और अगर हम ज़्यादा टाइम लगाते हैं तो आपका सर्वर साइड भी रुक जाएगा, क्योंकि पहले से ही मैं समझता हूँ आप बहुत टाइम लगा के आ चुके। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो, क्योंकि मसला पता है क्या है कि कुछ बच्चे हैं जिनको यहाँ पर ज़्यादा मसला हो रहा है, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो थोड़ा बहुत अब आगे आ चुके हैं। सही, अब वो बेचारे बोर हो जा रहे हैं जो कि थोड़ा आगे आ चुके हैं। मैंने फिर भी उनको ना घसीटवा के आप लोगों के लिए मैं उनको लेकर आया, क्योंकि मैं बार बार एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। लेकिन एक बंदा अगर वो उसी के लिए मैं और आगे चलता रहा हूँ, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। जो प्रैक्टिस कर रहा है उसको ये सारी चीज़ें आ गई हैं, वो खुद बना रहा है, सब कुछ खुद कर रहा है। सही है, थोड़ी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप इसको खुद देखें और ख़ुद करें। जब तक आप अपने हाथ से ये चीज़ टाइप नहीं करेंगे आपको नहीं आएगा। यहाँ में मैं आपके सामने 100 दफ़ा टाइप कर दूंगा, ये चीज़ आपको नहीं आएगी, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रही है, यूज़ स्टेट बनाना नहीं आ रहा, यूज़ इफेक्ट बनाना नहीं आ रहा। अब ये ना लॉजिक का मसला है, ना ये आप लोगों का रिएक्ट का मसला है, आप लोगों को प्रैक्टिस ज़ीरो है। अगर आपको यूज़ इफेक्ट बनाना नहीं आ रहा ना, तो फिर तो आप तबाह हैं। आपको फिर से रिएक्ट का सारी वीडियोस देखनी चाहिए, उसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। यकीन करेंगे एक दिन 4 घंटे बैठ के अगर आप रिएक्ट को सही से शुरू से आखिर तक कर लेंगे ना, कि मैंने कंपोनेंट बनाना है, उसके बाद प्रॉप्स में डेटा देना है, मेरे पास लॉगिन फॉर्म बनाना है, आपका हाथ ऐसा साफ हो जाएगा सिर्फ 4 घंटों में, एक बारी में। और अगर आप रोज़ सिर्फ 15-15 मिनट अगर एक चीज़, एक कंपोनेंट या बना लेते हैं पूरे हफ्ते में, सिर्फ 15 मिनट रोज़, तो आप यकीन करें एक हफ्ते के अंदर आप खुद आके बताएंगे कि सर मैंने तो ये नई चीज़ सीखी है। अब इसको तो हम ऐसे भी कर सकते थे, फला ट्यूटोरियल में ना ये चीज़ बताई गई है गूगल पे, तो आप इसको सर्च करें और रिएक्ट को थोड़ा और अब खुद से भी देखें। अभी हम लोग आगे जा रहे हैं सर्वर साइड पे, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो भी एक अपने तौर पे एक डिफ़िकल्ट चीज़ है। अब मैं, क्योंकि अब आपने यही चीज़ मैं जावास्क्रिप्ट से पहले भी मैंने कही थी, यही चीज़ मैंने रिएक्ट से पहले भी कही थी, अब मैं दोबारा से आपको ये तीसरी बार कह रहा हूँ। आपने जावास्क्रिप्ट में भी सेम गलती की, आपने रिएक्ट में भी सेम गलती की। अब मैं नोट से पहले दोबारा आपको कह रहा हूँ कि भाई जैसे जैसे आपके पास टॉपिक चले, आप साथ साथ एक दिन, 7 दिन या हफ्ते में एक दिन बैठ के उस चीज़ को सिर्फ रिपीट कर लें, खुद अपने कंप्यूटर पे चला के देख लें। चल गया नीचे वो मैसेज आ गया कि भाई जो हेलो वर्ल्ड कुछ भी आ गया, आप बोले मेरा काम खत्म। लेकिन एक दफ़ा एक हफ्ते में कर लें। मैं कहता हूँ इस क्लास में आने से पहले 2 घंटे पहले आ जाएं, तभी कर लें, या संडे वाले दिन बैठ के कर लें, या घर पे अगर आपके पास लैपटॉप है आप वहाँ पे कर लें। बात समझ आ रही है? तो अभी जो नोट चल रहा है उसकी ये ज़रूर कीजिएगा, वरना आपके फिर से ऊपर से चला जाएगा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, आप खुद सीखेंगे, जावास्क्रिप्ट में शुरू में आसान था, डेटा टाइप, फंक्शन, वेरिएबल, फिर कहानी मुश्किल होने लगी, एरे मेथड, फलाना ढिमकाना, ये शुरू हो गया, फंक्शन शुरू हो गए, डॉम शुरू हो गया। तो अब जो बच्चा जिसको वेरिएबल नहीं पता ना, वो अब आके उसको समझ में नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि उसको पहले की चीज़ आती ही नहीं है। अब उसको खुद को नहीं पता कि उसको पहले ये चीज़ नहीं आती, उसको लगता है यार वो तो आसान हलवा चीज़ थी, वो तो मुझे कैसे नहीं आएगी। अब इसका अंदाज़ा आपके रिएक्ट के उस कोड से लग रहा है कि जब मैं कोड करवा रहा था तो यूज स्टेट फंक्शन है, तो उसमें इक्वल्स टू आ रहा है। अब वो एक जो जिस लड़के ने गलती की है उसको इसका कॉन्सेप्ट था, मैंने चेक किया, उसका कॉन्सेप्ट था, उससे सिर्फ मिस टाइप हो गया था, टाइपिंग मिस्टेक थी उसकी, लेकिन बाकी सब ने उसको फॉलो किया। तो उससे समझ आया कि किसी के पास भी फंक्शंस का आपका कॉन्सेप्ट वीक है। और फंक्शंस हमने कब पढ़ा था? जावास्क्रिप्ट में, कि फंक्शन का इक्वल तो होता ही नहीं है, फंक्शन में तो पैरेंथेसिस होता है। तो इसका मतलब है कि भाई यहाँ पर
क्योंकि आप सब यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप जाते हैं तो आपको ये बात नज़र आएगी कि स्कूल की तरह नहीं पढ़ाया जाता। यूनिवर्सिटी वाला प्रोफेसर मेरे जितना भी बार बार चीज़ रिपीट नहीं कराता। वो 1 घंटा आएगा, आपको अपना कंटेंट दिखाएगा, स्लाइड दिखाएगा, बोलेगा अल्लाह हाफिज़। क्योंकि जब आप एक यूनिवर्सिटी लेवल पे एक चीज़ आते हैं, आप जब एक इंटरमीडिएट को क्रॉस करते हैं ना, तो अब आप टेक्निकल वर्ल्ड में, अब जो प्रोफेसर है उसको कोई टेंशन नहीं है आप करें ना करें, स्कूल वाला मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इसको पता लगेगा 1 साल के बाद। आपको कोई चीज़ आएगी नहीं, आप मार्केट में जाओगे आपको कुछ भी नहीं आएगा, फिर आप खुद रोओगे कि यार ये मैंने क्या कर दिया। बात समझ रहे हैं? वो बच्चा होता है कि उसको समझाया जाता है कि भाई पढ़ ले वरना आगे मसला होगा। वो ये नहीं मैं खेलने जा रहा हूँ, क्योंकि वो बच्चा है, उसको अभी अकल नहीं है कि भाई मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, मुझे आगे चल के क्या करना है। उसके दिमाग में होता है मैंने कार्टून देखना है, मैंने बाहर खेलने जाना है, क्योंकि वो बच्चा है। लेकिन जब आप इंटरमीडिएट से क्रॉस करते हैं तो अब आप अपनी टीनेज लाइफ में आ चुके हैं। अब आपको जिम्मेदारियां समझ में आनी चाहिए। आपको पता लगना चाहिए कि भाई फ़लाँ लड़का देखो बेचारा कैसे घूम रहा है, फ़लाँ लड़का देखो उस होटल में ख्वारी कर रहा है। एक बंदा आपके सामने 8 घंटे या 4 घंटे एसी में बैठ के आ रहा है, वो अगले 5-6 मजदूरों से ज़्यादा कमाई कर रहा है एक महीने में, जो पूरा पूरा दिन 8 घंटे पसीना बहा रहे हैं धूप में। जब अब इंटरमीडिएट के बाद लड़का जो होता है उसको ये समझ आ जाती है, क्योंकि वो बाहर माशरे में घूम रहा है, उसको समझ आ रही है, नज़र आ रहा है कि भाई मेरा भी हाल हो सकता है। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप बैठे रहेंगे। बैच 1 में भी काफ़ी बच्चे थे, कुछ बच्चे अपने अपने लाइन पे जा चुके हैं, कुछ बच्चे रिपीट कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी ये एफर्ट है कि जो रिपीट कर रहे हैं, सही है, उनको ये बात समझ आई है कि यार ये चीज़ दोबारा करनी चाहिए। सही है। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो आखिर तक चले थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने बोला यार हमसे नहीं होगा, और वो चले गए। और यकीन करें वो अगले 2-3 साल के बाद वापस आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको समझ आएगी कि यार जो हम काम कर रहे हैं, एक ऑफिस क्लर्क का काम या किसी जगह पे हम, वो गवर्नमेंट जॉब भी उनके कोई लग जाती है, कोई पुलिस में सिपाही वगैरह की, उनको समझ आएगा यार मेरी ज़िंदगी तो तेल है। एक काम में रोज़ जा रहा हूँ, कर रहा हूँ, इतना मेहनत का काम कर रहा हूँ, और जो मेरा वो साथ में मेरे साथ पढ़ता था अब वो फलां जगह पे एसी में बैठा हुआ है, इतनी कमा रहा है। तो फिर वो ना दोबारा वापस आता है, बोलता है यार क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत तो पढ़ा हुआ है। वो कहता है यार HTML CSS तो मैंने पढ़ा था, जावास्क्रिप्ट मैं दोबारा से पढ़ लूँगा, मैं कर लूँगा। फिर वो वापस आता है, और मज़े की बात है वो कर भी लेता है तब, क्योंकि अब उसको समझ आ जाती है कि यार मैंने गलती की। तो अभी आप लोगों के पास टाइम है, क्योंकि आप मोस्टली सारे इंटरमीडिएट वाले हैं। मैंने ये तब पढ़ना शुरू किया था जब मैं यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में था, और मैंने तब ख़त्म किया जब मैं यूनिवर्सिटी क्रॉस की। मैंने 4 साल यूनिवर्सिटी के मैं ये कोर्सेज़ पढ़ रहा था। सही है। आप लोगों के पास बहुत प्रीमियम टाइम है कि आप अभी इंटरमीडिएट करके आए हुए हो, आप अपनी अर्ली एज पे हो, आपके पास तो सीखने का बहुत टाइम है, अभी आप कुछ भी सीख सकते हो। सही है। तो जो चीज़ Node.js की यहाँ पे करवाई जाए वो आप घर पे जाके लाजमी प्रैक्टिस करें। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप समझेंगे सर्वर हम करते क्यों हैं। ठीक है। फ्रंट एंड अब सबको अब क्लियर है। फ्रंट एंड क्या होता है, जो आपकी स्क्रीन के सामने नज़र आता है। आपने एक्सियोस भी इस्तेमाल किया है, आपको इतनी तो अकल आ गई है कि पीछे एक और कोड होता है जिसको हम रिक्वेस्ट भेजते हैं और वो हमें कोई ना कोई डेटा रिटर्न करता है, और वो जो चीज़ रिटर्न करता है डेटा सारा उसके पास है। यह बात समझ आई थी? आपके पास डेटा नहीं होता। उसकी वजह क्या है कि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनते हैं फलां वेबसाइट हैक हो गई, फलां वेबसाइट हैक हो गई, ये हैक हो गया, उसका डेटा चोरी हो गया। तो जो आपके पास आ रहा है ना वेबसाइट, बेसिकली उसकी सारी फाइलें भी आपके पास हैं। अगर मैं यहाँ पे खोलता हूँ गूगल, तो ये जो google.com का पेज खुला ना, अगर आप इसके राइट हैंड में जाके ये व्यू पेज सोर्स करेंगे तो ये पूरा उस गूगल के पेज का क्या है, कोड है। मतलब कोई भी वेबसाइट शो करने के लिए आपको उसका कोड डाउनलोड करना पड़ता है। बात समझ आई? अब ये मजबूरी है, ये लोग इस कोड को नहीं बचा सकते, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि इस कोड में कम से कम इंफॉर्मेशन डाली जाए कि अगर कोई इसको कॉपी भी कर लेना उसको फिर भी उसका काम ना हो। अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बोला है कि भाई ये हमारा फ्रंट एंड है, ये इनपुट बॉक्स है, ये आइकन्स है, उठा लो, हमें कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि उनका मेन चीज़ क्या है कि आप यहाँ पे कोई चीज़ टाइप करें और वो ये वाला डेटा निकाल के ले आए। अब ये जो डेटा है उन्होंने अपने पास सिक्योर रखा है।
अब वो कहते हैं ये डेटा हम नहीं देंगे, ये डेटा वो सिर्फ तब देते हैं जब उनका फ्रंट एंड, यानी कि ये वाला पेज रिक्वेस्ट करेगा उनके सर्वर पर। बात समझ आ रही है? तो इन्होंने वो वाला डेटा क्या किया हुआ है, सिक्योर अपने पास। इस वजह से हमारे पास दो मेथड्स हैं, हमारे पास दो कंपोनेंट हैं एक पूरी वेबसाइट के, पहला फ्रंट एंड, दूसरा बैक एंड। बैक एंड को ही दूसरे नाम में क्या कहते हैं, सर्वर। उसको असल में सर्वर इसलिए कहते हैं कि जो मशीन जिसके अंदर वो इंस्टॉल्ड होता है उस चीज़ का नाम क्या होता है, सर्वर। बेसिकली जो कोड है उसका नाम बैकएंड है, जो कोड चल रहा है ना उसका नाम क्या है, बैकएंड। लेकिन वो जिस मशीन के अंदर है, आपका जो लैपटॉप है वो आपकी मशीन है, और एक उनकी भी तो मशीन होगी जिसके अंदर वो सारा कोड चल रहा है, वो बिल्कुल इसी की तरह होता है। मज़े की बात है, एग्जैक्ट सेम होता है। अब मैंने लिनक्स चलाता हूँ, जो मेरा लैपटॉप है तो उसके अंदर लिनक्स है, तो लिनक्स जो है ना वो वहाँ भी होती है। मैं सर्वर डिप्लॉयमेंट करता हूँ तो मुझे पता है कि मैं उनके सर्वर यानी कि उनके कंप्यूटर से कनेक्ट होता हूँ, उसके अंदर भी क्या होती है, लिनक्स। उसमें मैं सारा इंस्टॉल करता हूँ, मुझे कोई फ़र्क महसूस नहीं होता कि मेरे कंप्यूटर और उनके कंप्यूटर में कोई फ़र्क है। इवन मैं कभी कभी तफरी में क्या करता हूँ कि अपने पास एक प्रोसेस चलाना होता है, मुझे पता है ये मेरे कंप्यूटर को ना हैंग कर देगा, तो मैं किसी क्लाइंट का सर्वर उठाता हूँ, उसके अंदर वो प्रोसेस चला देता हूँ, वो प्रोसेस जब अपना काम ख़त्म करता है उसकी फाइलें डाउनलोड कर लेता हूँ। तो सर्वर उनका इस्तेमाल हुआ, काम मेरा हो गया, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें क्या हैं, सेम है। उसके पास भी रैम है, उसके पास भी प्रोसेसर है, उसके पास भी हार्ड डिस्क है, एग्जैक्ट सेम कंप्यूटर होता है। लेकिन क्योंकि उसके अंदर कौन सा कोड चल रहा है, बैकएंड, तो उसको हम क्या कहते हैं, सर्वर कहते हैं, या आप शॉर्ट में सर्वर। अभी जो आप काम कर रहे हैं वो हम कौन सा काम कर रहे हैं, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। ये एक मुझे अच्छी इमेज लग रही है, देखिए वो क्या बता रहे हैं, ये आपका कंप्यूटर है, ये आपका इंटरनेट है। इंटरनेट क्या है, ये जो आप वाईफाई से कनेक्ट होते हैं, यहाँ इंटरनेट की तार लगाते हैं, और ये क्या चीज़ है, सर्वर। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, द वेब सर्वर। अब वेब सर्वर के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, वेब सर्वर। अब सर्वर की बात करते हैं, फ्रंट एंड को छोड़ दें, फ्रंट एंड थोड़ी देर के लिए अब अपने दिमाग से निकाल दें। बैकएंड का या सर्वर का दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं हमेशा। अगर आप कहते हैं कि मैं बैकएंड डेवलपर हूं, तो मैं सोचूंगा कि आपको कितने कंपोनेंट्स आते हैं, दो। कौन कौन से, पहला है कंट्रोलर, पहला क्या है, कंट्रोलर। दूसरा क्या है, डेटाबेस। क्या है, डेटाबेस। डेटाबेस कुछ भी नहीं है, समझ लें एक हार्ड डिस्क होती है जो कि सर्वर के अंदर लगी हुई होती है। उस हार्ड डिस्क के अंदर हम डेटा सेव भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, जैसे हम नॉर्मल अपनी हार्ड डिस्क के साथ करते हैं। लेकिन क्योंकि वो हार्ड डिस्क किसके पास है, सर्वर के पास, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस। डेटाबेस यानी कि डेटा को सेव करने वाली बेस। सही है, आपने ये लफ्ज़ बहुत सुना होगा, हर जगह सुना होगा, तकरीबन हर जगह ये डेटाबेस लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो डेटाबेसेस अब बहुत तरह के हैं। तो हमें पता क्या लगा कि सर्वर के दो काम हैं, एक तो कंट्रोलिंग या कंट्रोलर, और दूसरा डेटाबेस। आपको ये दो चीज़ें आनी चाहिए, तब आप क्या कहलाएंगे, बैकएंड डेवलपर। बैकएंड डेवलपर के यही दो काम है कि पहले वो कंट्रोलिंग फंक्शंस बनाता है, सही है, दूसरा वो डेटाबेस कनेक्शंस बनाता है कि डेटाबेस में क्या सेव कराना है और डेटाबेस से कैसे डेटा लेके आना है। अब डेटाबेस ऑपरेशंस के चार किस्म के होते हैं। कितने किस्म के होते हैं, चार, जो कि आपको सिखाए भी जाएंगे और आपको आने भी चाहिए। लेकिन जब मैं इसका लफ्ज़ लूँ तो आपको पता होना चाहिए मैं क्या कह रहा हूँ। ये क्या है, क्रूड। इसको पढ़ते क्रूड है, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म है, और इसका फुल फॉर्म क्या है, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। किसी भी डेटाबेस को जब आप सीखने जाते हैं तो कोई भी ट्यूटोरियल आपको सबसे पहले क्या सिखाता है, उसका क्रूड ऑपरेशन। क्या सिखाता है, यानी कि वो आपको ये सिखाता है कि इस डेटाबेस में से क्रिएट कैसे करना है, यानी कि डेटा उसमें सेव कैसे करना है, उस डेटाबेस से रीड कैसे करना है, उस डेटाबेस के अंदर कोई डेटा को अपडेट कैसे करना है और उसको कैसे डिलीट करना है। सेम वही काम जो आपने टू डू लिस्ट में किया था, लेकिन टू डू लिस्ट में आपने वो काम एक एरे पे किया था, वो कहीं पे एरे सेव नहीं हो रही थी, आप पेज को रिफ्रेश करते थे वो एरे गायब हो जाती थी। डेटाबेस उस डेटा को परमानेंट रखता है। आपके अंदर डेटाबेस में आपने कोई चीज़ सेव कराई, वो चीज़ डिलीट नहीं हो सकती। आप सबकी फेसबुक आईडीज़ हैं,
किसी की 10 साल से, किसी की 12 साल से, किसी की 5 साल से। तो इतनी पुरानी पुरानी आईडीज़ हैं, अभी तक आपकी सारा डेटा आपके पास फेसबुक आईडी में सेव है। ये डेटा कहाँ सेव हुआ हुआ है? ये फेसबुक के डेटाबेस में सेव हुआ हुआ है। हो जाता है। और एक किसी वेबसाइट पे हैक हुआ था, उसका पता नहीं मिलियंस ऑफ यूज़र्स का डेटा डिलीट हो गया था, बाद में उन्होंने अपोलोजाइज भी किया था। खैर, तो हम, इसका मतलब है कि आपको पहले हम इसको हम कहते हैं कि बर्ड आई व्यू। शायद पहले भी मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। बर्ड आई व्यू होता है कि पहले आपको ये बता दिया जाए कि भाई आप किन किन तकलीफ़ों से गुजरेंगे। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया कि जब आप सर्वर पे काम करेंगे तो आप 2 किस्म की चीज़ों पे पढ़ेंगे। पहला है कंट्रोलिंग, दूसरा क्या है? डेटाबेसेस। अब कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग बेसिकली आपने देखी है, पर उस वक्त आपको समझ में नहीं आ रही थी कि आप क्या देख रहे हो। कंट्रोलर्स क्या होते हैं? कंट्रोलर्स बेसिकली फंक्शंस होते हैं जो कि फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट को रिसीव करते हैं, सही है, और उसके रिस्पांस में कोई ना कोई डेटा वापस भेजते हैं। अब इसको अगर कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है तो इसको रिस्पांस देना लाजमी है। आपने फंक्शंस की एक बात पढ़ी थी कि फंक्शंस पैरामीटर से डेटा रिसीव कर सकते हैं, और फंक्शंस बॉडी में आप कोई भी ऑपरेशन लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, कंसोल लॉग लिख दो, कुछ भी लिख दो, वो चलता है। और फंक्शन का एक आउटपुट भी होता है जो कि आप रिटर्न करके करते थे। लेकिन आपने एक चीज़ पढ़ी थी कि आर्ग्यूमेंट भी टेम्प वो है, मतलब आप दे भी सकते हो, आप ना भी दो आर्ग्यूमेंट फंक्शन का, और रिटर्न भी ऑप्शनल होता है, आप रिटर्न करो ना करो ये आपके ऊपर है। लेकिन सर्वर का जो फंक्शन होता है उसमें रीड करना भी लाजमी है और आउटपुट देना भी लाजमी है। जो उसका फंक्शन होता है उसमें ये 2 चीज़ें लाजमी होंगी। अभी आप देखेंगे कि अगर हम उसको आउटपुट नहीं देंगे, यानी कि रिटर्न नहीं करेंगे ना, तो आपको Node.js नीचे से एरर देगा कि आपने ये जो डेटा, ये हमारे सर्वर का फंक्शन बनाया है, ये रिसीव तो कर रहा है लेकिन ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। तो वेबसाइट वेट करती रहेगी, क्योंकि वेबसाइट क्या क्या कर रही है? वेबसाइट कह रही है कि भाई मैं इसको कोई रिक्वेस्ट करूँगी तो मुझे कोई ना कोई रिस्पॉन्स मिलेगा। अब वो बेचारी बैठी है कि जवाब आएगा, तो पता क्या होता है? ऊपर वो आपके वो सर्कल है ना, वो गोल गोल घूमता रहेगा। ये आप करके देखिएगा, क्योंकि वो क्या है, वो अभी तक वेट कर रही है कि जवाब आएगा। पता नहीं क्यों ये थोड़ा अलग अलग किस्म की वाइब्स दे रहा है, लेकिन चलो आगे चलते हैं। तो Node.js में कंट्रोलर्स हैं। अब आपने HTTP मेथड्स पढ़े थे, सही है, वो आपकी जान नहीं छोड़ेंगे। जो कि Axios में आपको गेट रिक्वेस्ट तो बड़ी पसंद आई थी, जो कि HTTP मेथड है। HTTP मेथड याद है? HTTP का फुल फॉर्म क्या था? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मैंने कहा था जिस तरीके से आपकी ट्रांसपोर्टेशन है, आपकी बाइक है, टैक्सी है, बस है, इसी तरीके से वेबसाइट्स के बीच में डेटा भेजने का भी एक तरीका है। उन तरीक़ों को हम HTTP मेथड्स कहते हैं। और वो डेटा जाता किस में है? डेटा किस फॉर्मेट में रिसीव और फॉरवर्ड होता है? JSON में फॉरवर्ड होता है, सही है। लेकिन जो मेथड है वो कौन सा होता है? HTTP मेथड होता है। HTTP मेथड कितने किस्म के हैं? 4 भी नहीं है, 4 से भी ज़्यादा है। यार हम आपको दिखाते हैं HTTP मेथड्स। तो कौन कौन से हैं? गेट, हेड, पोस्ट, पुट, डिलीट, कनेक्ट, ऑप्शंस, ट्रेस। टोटल कितने हुए? 8। लेकिन आपने पढ़े कौन कौन से हैं? गेट और पोस्ट। गेट में क्या होता है? हम जनरली डेटा रिसीव करते हैं। अब वो डेटा जो रिसीव करते हैं वो HTML फाइल भी हो सकती है और एक JSON भी हो सकता है। HTML फाइल कैसे हो सकती है कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ google.com, तो ये क्या हुआ? ये HTML रिटर्न किया, यानी कि गूगल के सर्वर ने मुझे कौन से मेथड पे रिटर्न किया? ये कौन सा मेथड था? ये गेट मेथड था। आप इधर जो भी URL लिखो और उसके जहाँ पे अगर फर्ज करो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया विकीपीडिया, आप यहाँ पे कुछ भी लिखो और आपको जवाब में कोई वेब पेज दिख जाए, तो ये कौन सा HTTP मेथड है? गेट मेथड है। बात समझ आ रही है? तो गेट मेथड कैसे मुझे पता लगा? क्योंकि ब्राउज़र जो है वो प्राइमरीली कौन सी रिक्वेस्ट भेज सकता है? गेट।
ब्राउज़र को पावर सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट की है, गेट। अगर आपको टेस्ट करना हो तो आप एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, पोस्टमैन। नाम सुना है? पोस्टमैन था और इंसोमनिया था, दो थे। तो पोस्टमैन जो होता है वो क्या करता है, वो पोस्ट रिक्वेस्ट भेजता है बगैर एक्सियोस के। अगर आप चाहते हो यार मैं एक्सियोस की क्वेरी ना लिखूं, पहले मैं अभी सिर्फ अपना सर्वर बना रहा हूँ तो मुझे एक्सियोस लिखने की ज़रूरत है नहीं, मुझे क्या पड़ी है फ्रंट एंड से। मैं चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ चेक करूँगा मेरा सर्वर सही बन रहा है कि नहीं, तो हम कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं? इंसोमनिया या पोस्टमैन, दो सॉफ्टवेयर्स हैं। वो जो काम एक्सियोस करता है ना वही काम ये सॉफ्टवेयर करता है, लेकिन ज़्यादा अच्छे खूबसूरत यूआई में। आपसे पूछता है मैं यूआरएल क्या भेजूँ, वो आपसे पूछता है कि मैं डेटा क्या भेजूँ, मैं हेडर क्या भेजूँ, वो आपसे अलग अलग इनपुट बॉक्सेस में ये चीज़ें मांगता है। तो आप उसको अपने सर्वर को उससे चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि आपका सर्वर कैसे काम कर रहा है। ये हर किस्म का इसमें रिक्वेस्ट हो सकती है यार। पोस्टमैन पे ना वो अपलोड फाइल वाला फंक्शन काम नहीं करता, तो मुझे इंसोमनिया ज़्यादा पसंद है, अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। और ये यूज़ करने में ज़्यादा आसान है, इसमें वो सारा ना नीचे बताता रहता है ये वाली कमांड है, ये वाली कमांड है। खैर आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, अगर आपको पोस्टमैन यूज़ करना है इस पर कोई फ़र्क नहीं होता। तो इसका मतलब है आप सब रोज़ की बुनियाद पे कौन सी रिक्वेस्ट यूज़ करते हो? गेट रिक्वेस्ट आप यूज़ करते हो रोज़। अगर आप ब्राउज़र चला रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली कौन सी रिक्वेस्ट यूज़ कर रहे हो? गेट रिक्वेस्ट। उसके बाद दूसरी रिक्वेस्ट हमने क्या पढ़ी थी? पोस्ट रिक्वेस्ट। अब पोस्ट रिक्वेस्ट इंटरेस्टिंग थी। पोस्ट रिक्वेस्ट में हम डेटा भेज भी रहे थे और डेटा रिसीव भी कर रहे थे। अब भेजने वाला डेटा हम पे डिपेंड करता है। जैसे हमने लास्ट अपना जो काम किया था लॉगिन फॉर्म वाला, उसके अंदर हमने क्या क्या भेजा था? यूज़र नेम और पासवर्ड, हमने दो चीज़ें भेजी थी। बल्कि हम कुछ भी भेज सकते हैं, हम इमेज भी भेज सकते हैं, हम कोई फाइल भी भेज सकते हैं, वो हम पर है कि हम क्या भेज रहे हैं। पोस्ट रिक्वेस्ट के पास कंप्लीट पावर होती है। बात समझ आ रही है? ऐसा भी पॉसिबल है कि पोस्ट रिक्वेस्ट में आप कुछ भी ना भेजो, पता है नहीं दिल कर रहा था, तो भी वो सारा काम वैसे ही करता है। तो लेकिन नॉर्मली अगर पोस्ट रिक्वेस्ट को यूज़ कर रहा है तो वो पागल नहीं है, वो कुछ ना कुछ डेटा दे रहा होगा, वरना वो गेट रिक्वेस्ट क्यों नहीं यूज़ करता। हालांकि छोटी मोटी डेटा के लिए भी आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो? गेट, छोटे से डेटा के लिए। क्योंकि पोस्ट रिक्वेस्ट आपने देखा था थोड़ी मुश्किल है। अगर आसान सा कोई डेटा भेजना है तो इतना मुश्किल रिक्वेस्ट क्यों करें? जैसे कि आपको भेजना है /अखलाक1, मतलब आप इसको चाहते हैं कि यार ये एक यूज़र है अखलाक1, उसका डेटा मेरे पास ले आओ। अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पोस्ट रिक्वेस्ट करें, आप यही काम किसके थ्रू करा सकते हैं? गेट रिक्वेस्ट के। और गेट रिक्वेस्ट क्या करता है? ये यहाँ से डेटा रिसीव कर लेता है। ये काम आपने पैरम्स में किया था। रिएक्ट जब हम राउटर पढ़ रहे थे तो रिएक्ट राउटर में हमने पैरम्स पढ़े थे, मैंने कॉलन आईडी लिखा था, याद है? राउटर के अंदर जब हम पाथ दे रहे थे, जब राउटर में हम पाथ दे रहे थे तो मैंने कहा था books/books/:id, डेटा जा रहा था। तो अब वो देखो वो आईडी जो था ना, उधर मैं 0 पास कर रहा था तो नीचे लिखा हुआ आ रहा था दिस इज़ ID 0। अगर मैं ऊपर 1 पास कर रहा था तो लिखा आ रहा था दिस इज़ ID 1। तो ये मैं किसके थ्रू डेटा भेज रहा हूँ? URL से। जब आप URL से डेटा भेजते हो तो ये कौन सा रिक्वेस्ट है? गेट। URL गेट है भाई। URL से अगर आप डेटा भेज रहे हो तो वो गेट है। पोस्ट रिक्वेस्ट का डेटा आपको URL में दिखता ही नहीं है, ये बात याद है? उसमें डेटा URL में नहीं दिखता, बस वो दिखता है वो URL है बस। उसमें वो डेटा जो है वो सिक्योर होके जाता है, छुप के जाता है। यही खासियत है पोस्ट रिक्वेस्ट की। तो जितना भी आपके पासवर्ड्स हैं, आपका सिक्योर डेटा है, आपकी फाइल्स हैं, आपकी इमेजेस हैं, वो किसके थ्रू दी जाती हैं? पोस्ट। फॉर्म फिल कर लिया, मतलब वो किसके लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। मेरे कहने का मकसद है कि अगर एक चीज़ आसान है कि बस यूज़र का नाम भेजना है तो उसके लिए पूरा का पूरा पोस्ट रिक्वेस्ट हाँ ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, साइन इन पे भी पासवर्ड है ना, तो पासवर्ड कभी भी आप URL में थोड़ी भेजोगे, क्या कर रहे हो? हाँ, उसमें दोनों में पोस्ट करते हैं। अब फर्ज़ करें यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है अखलाक1 और यहाँ पे आ रहा है ABC 1 2 3, तो कोई भी पागल देख के समझ जाएगा आपका यूज़र नेम अखलाक1 है और पासवर्ड वो की है जो मैं ऐसे करके भेज रहा था, इसको हम की कहते हैं। ये SHA-256 कोडिंग होती है, अगर आपको दिल करे तो आप इसको पढ़ लीजिएगा।
ये SHA-256 या SHA-2 इंक्रिप्शन कहलाती है, क्रिप्टोग्राफिक। ये क्या करता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन को वो इनकोड कर देता है। ये वही वाली ज़बान है कि वही वो फेक ही ज़बान सुनी है, सही है। ऐसा होता था कि भाई स्कूल में होता था कि अगर फ़र्ज़ करो कि 2 बंदे हैं, उनकी कोई और ज़बान है और बाकी सारी क्लास की कोई और ज़बान है, तो उनके बड़े मज़े होते थे। तो वो आपस में वो अपनी वाली ज़बान में बात करते थे, बाकियों को पता नहीं चलता था, सही है। तो हर कोई ना अपनी अपनी ज़बान में लगा होता है, अब अगलों को नहीं पता ये क्या बात कर रहे हैं। अब मैं आपके सामने यहाँ पे फ्रेंच बोलना शुरू कर दूँ किसी बंदे से, आप बोलेंगे पता नहीं क्या बोल रहा है, लेकिन मेरा मैसेज तो जा रहा है, सही है। तो इसको हम कहते हैं क्रिप्टोग्राफी, इनकोडिंग, कि आप अपनी बात को ऐसी ज़बान में तब्दील कर रहे हैं जो और कोई बंदा नहीं समझ पा रहा, सिर्फ वही समझ पाएगा जिसको आपको ये मैसेज भेजना है। तो ये वाला जो काम मैं कर रहा था कि ये बहुत बड़ा ऊपर से की पास कर रहा था, वो की पास बेसिकली किस में कन्वर्ट होकर जाती है, SHA-2। और जिसके पास मेरी वो सीक्रेट की होती है ना, वही इसको क्या कर पाता है, डिकोड, वही समझ पाएगा कि भाई इसका क्या मतलब है। तो मेरी एक की मेरे पास होती है, एक की सर्वर के पास होती है, तभी जाके वो जो डेटा है वो डिकोड हो सकता है। एंड टू एंड इनक्रिप्शन भी यही है, आपका मैसेज है वो SHA-2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब SHA-2 में कन्वर्ट होने के बाद जो आपका एंड यूज़र है दूसरा वाला, यार हैक तो ये भी हो जाता है। आपको पता है कि आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर, सॉरी पब्लिक प्लेटफॉर्म्स नहीं, पब्लिक लोकेशंस पर आपको वाईफाई यूज़ करने के लिए नहीं कहा जाता। ये सुना है कभी? जैसे अब ये सोफ़ा है, ये पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस कोई भी आ सकता है, यहाँ पे इंटरनेट पे कनेक्ट हो जाएगा। या कोई कॉफ़ी शॉप है, कोई मॉल है, कोई एयरपोर्ट है, वहाँ पे हर जगह पे वाईफाई फ्री होता है। आजकल कोचेज़ में भी वाईफाई फ्री है। तो ये पब्लिक वाईफाईज़ हैं। जो पब्लिक वाईफाईज़ होते हैं, कहा जाता है कि अगर आप अपनी मोबाइल में बैंकिंग ऐप्स इस्तेमाल कर रहे हैं, फेसबुक इस्तेमाल करें, वो तो सभी करते हैं, व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप पब्लिक वाईफाई यूज़ ना करें, क्योंकि इससे क्या फ़िशिंग अटैक होता है। फ़िशिंग अटैक क्या होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि एक हैकर क्या करता है कि आपने देखा है कि आपका मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर है कि आप अपने घर पे जाते हैं तो आपका वाईफाई ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है। ये देखा है, आप खुद तो नहीं करते। आप यहाँ फ़र्ज़ करो, यहाँ का अगर आपको वाईफाई कनेक्टेड है तो आप जैसे ही इसके करीब आएंगे वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। तो वो हैकर क्या करता है कि जो इसका राउटर है ना, उसका SSID बदल देता है। मतलब इसका फ़र्ज़ करो नाम लिखा हुआ है वाईफाई का सुफ़ा वाईफाई, अब मैंने वो बदल के कर दिया सुफ़ा 123, सही है। अब सुफ़ा 123 किया ना, अब आपका मोबाइल डिवाइस को नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि वो किसको ढूंढ रहा होगा, सुफ़ा वाईफाई को। वो हैकर इतना उस्ताद होता है कि वो कहता है कि इंटरनेट इसी का ही इस्तेमाल हो, ठीक है, लेकिन वो अपना एक हॉटस्पॉट खोल देता है और उस हॉटस्पॉट का नाम क्या रख देता है, सुफ़ा वाईफाई। तो जो भी बंदे इसके वाईफाई के साथ कनेक्ट होते थे, अब वो किसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, उसके हॉटस्पॉट के साथ। फिर जो उसके पैकेट्स जा रहे होते हैं ना, यही जो डेटा जा रहा है और डेटा आ रहा है, पोस्ट रिक्वेस्ट के भी थ्रू जा रहा है आ रहा है, वो उसको डिक्रिप्ट कर जाता है, उससे होता हो जाता है। अब उसको पता लग रहा होता है भाई ये मैक एड्रेस मेरे साथ कनेक्ट हो गए। उसको पहले ये नहीं पता लगता कौन सा मोबाइल किसका है, उसको मैक एड्रेसेस आते हैं, और मैक एड्रेस एक बहुत बड़ी खतरनाक सी इतनी बड़ी की होती है जो कि यूनिक होती है हर आईडी की, उनकी मैक एड्रेस सेव होती है। बहुत सारी वेबसाइट्स करती है। तो मैक एड्रेस तो मैं भी यहाँ पे निकाल दूंगा किसी भी मतलब डिवाइस की, मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पे जितने भी लोग कनेक्टेड हैं ना इस वाईफाई से, मुझे पता चल जाएगा इसके कितने मैक एड्रेसेस हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो मैक एड्रेस अपने पास लिख लेते हैं, फिर उसके पास उसके पैकेट्स को रीड करना शुरू करते हैं। नहीं, आपका जो ऐप्स है वो, आपकी ऐप्स हैं वो बैकग्राउंड में चलती रही होती हैं। अब आपकी जो फेसबुक है ना, आपकी नोटिफिकेशन आती है, अचानक से आपको व्हाट्सएप की कॉल आ जाती है, इसका मतलब है आपकी ऐप चल रही है और वो इंटरनेट से कम्युनिकेट कर रही है। समझ रहे हैं? हाँ, उसको इंतज़ार करना पड़ेगा बैंकिंग ऐप के लिए, वो सिक्योर्ड होती हैं। हाँ, वो क्योंकि उसका नोटिफिकेशन का कोई चक्कर नहीं होता। बैंकिंग ऐप ऐसी होती है कि वो वेट करता है, क्योंकि बैंकिंग ऐप्स में कंपलसरी है कि आप जब भी लॉगिन करते हैं वो आपसे फिंगरप्रिंट मांगता है, खुद ही साइन आउट हो जाता है, तो सेशन एक्सपायर्ड हो जाता है। इसको टोकनाइजेशन कहते हैं वैसे। तो ये वाला काम जो था ना, ये बैंकिंग ऐप्स ने अब इंट्रोड्यूस करवाया है। पहले एक दफ़ा लॉगिन कर लिया तो हो गया, चलती रहती थी। तो लेकिन अब वो क्योंकि रीड करते हैं, लेकिन ये भी खतरा है। अगर आपने यहाँ बैठे बैठे अपनी बैंकिंग ऐप में अपना अंगूठा लगा दिया ना, तो आपका अंगूठा क्या है, सिर्फ एक की है। आपका अंगूठा थोड़ी जाता है बैंक के सर्वर पे, वो आपकी की जाती है कि यूनिक की बन के जाती है। तो वो यूनिक की बीच में उठा लेता है, फिर वो यूनिक की वो खुद भेजता है।
तो उसका सर्वर को लगता है, वो पागल सर्वर को समझता है क्योंकि मशीन है ना, उसको लगता है कि ये तो वही बंदा है, वो उसको एक्सेस सारा खोल देता है। तो ये बड़े मसले मसाइल होते हैं। तो ये सर्वर साइड प्रोग्रामिंग का ही हिस्सा है। अगर आपको हैकिंग वैकिंग का थोड़ा बहुत शौक है तो सर्वर साइड में ज़्यादा घुसिएगा, सही है। पहले आप बैकएंड डेवलपमेंट पढ़ें, बैकएंड डेवलपमेंट के बाद कोई साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल का कोई कोर्स कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि हैकिंग वगैरह कैसे होती है। मास्टर्स में भी उसमें होता है, क्योंकि ये सारा किससे ताल्लुक है इनका, बैकएंड डेवलपमेंट। क्योंकि हैक क्या चीज़ होती है, बैकएंड होता है। फ्रंट एंड को हैक करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं खुद google.com लिखूंगा, उसका वेब पेज आ जाएगा, मैं डाउनलोड कर लूँगा, मेरे पास उसका वेब पेज आ गया। मेन जो चीज़ है, डेटा कहाँ पर है, सर्वर, बैकएंड। तो हैक भी वही होता है। तो अब ज़रा हम Node.js में अब डाइव डाउन करते हैं। बहुत बातें हो गई, सही है। Node.js बहुत आसान लैंग्वेज है। ये सर्वर साइड के लिए जावास्क्रिप्ट का पैकेज है। आपने अगर एक बात नोट की हो तो आपके पास जो भी ब्राउज़र की जावास्क्रिप्ट अभी तक हमने पढ़ी है वो आपके फाइल सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकती। मतलब ये नहीं हो सकता कि अभी आप कंसोल में मैं लिखूँ कि ये वाली फ़ाइल जाके डिलीट कर दो। ऐसा कभी सुना है? नहीं सुना है कि मैं इधर ब्राउज़र का कंसोल खोलूँ और बोलूँ कि मेरे डेस्कटॉप पे ये वाली तस्वीर पड़ी है, इसको डिलीट कर दो। ब्राउज़र इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। उसकी वजह है कि उन्होंने क्या चीज़ बनाई, Node.js। Node.js का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि वो आपके जो कंप्यूटर का फाइल सिस्टम है उसको एक्सेस कर सकता है। बात समझ आई? वो आपकी फाइल्स को कॉपी कर सकती है, वो आपकी फाइल्स को डिलीट कर सकती है, फाइल्स बना सकती है, आपकी हार्ड डिस्क में वो कुछ भी कर सकती है। क्योंकि सर्वर्स के दो इंपॉर्टेंट काम थे, एक तो कंट्रोलर और डेटाबेस। अगर ये कोई चीज़ सेव नहीं कर सकती तो उसका फ़ायदा क्या? बात सही है ना? लेकिन Node.js खुद जो है वो थोड़ी मुश्किल है, सही है। Node.js जो खुद है वो थोड़ी मुश्किल है। जिस तरीके से बूटस्ट्रैप है, जिस तरीके से रिएक्ट है, इसी तरीके से Node.js वालों ने ही हमें एक पैकेज दिया हुआ है जिसको हम कहते हैं Express.js। Express.js बेसिकली क्या है? Node.js ही है। इसका मतलब है कि जिस तरीके से रिएक्ट में आप जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो, इसी तरीके से अगर आप एक्सप्रेस में Node.js लिखना शुरू कर दो ना, बात एक ही है। हालांकि आप जो एक्सप्रेस में काम करते हो वो बेसिकली होता क्या है, नोड ही होता है। अब कुछ बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा नोड क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, सही है। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। Node.js जो है जावास्क्रिप्ट। इसके अंदर जो ये JS आ रहा है ना, ये जावास्क्रिप्ट से ही निकल के आ रहा है। लेकिन Node.js में उन्होंने जावास्क्रिप्ट को थोड़ा बदला है। वो क्यों बदला है? क्योंकि आप क्या बना सको, सर्वर। बात समझ आई? आपको अभी दिखेगा सब कुछ सेम ही है, कोई ज़्यादा चीज़ें अलग नहीं है। सिर्फ इंपोर्ट करने का सबसे बड़ा जो आपको महसूस होगा कि इंपोर्ट करने का तरीका सबसे डिफरेंट है। जावास्क्रिप्ट का तरीका बिल्कुल डिफरेंट था, इसका तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। अब ज़रा इसको आगे थोड़ा करते हैं। आप कभी भी ज़िंदगी में एक्सप्रेस की ऐप बनाना भूल जाए, कभी भी आपको लगे कि आप सब भूल गए, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, सिर्फ एक्सप्रेस नाम याद रखिएगा, गूगल पे जाके Express.js लिखिएगा, ये पहली लिंक है इसकी, इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गेटिंग स्टार्टेड, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको बताएगा कि आप एक्सप्रेस को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे चला सकते हैं। तो इसी ट्यूटोरियल को फॉलो करते हुए मैं आपको सारा काम कराऊंगा, ताकि आप जब भी भूल जाएं तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाके Express.js लिखनी है, इस वेबसाइट पे आना है और इसको क्लिक कर देना है, गेटिंग स्टार्टेड। अब सबसे पहले वो क्या कर रहा है, ये मैक डायरेक्टरी बेसिकली वो कह रहा है एक फ़ोल्डर बना लो। उसको लग रहा है आप बहुत चीते हो, आप तो कमांड लाइन इस्तेमाल करते हो, सही है। वो इस तरीके से ना वो फ़ोल्डर बनाने के लिए भी आपको कमांड बता रहा है, लेकिन हम उसको बताएंगे कि हम उससे भी बड़े चीते हैं। हम तो भाई ये यूज़ करेंगे। हम डी में आए, किसको, ये वाला, ये तो यूज़र इंटरफेस है। हाँ, यूज़र इंटरफेस न्यू बना, ये यूज़र इंटरफेस ही यही कहलाता है, इसकी डेफिनेशन यही। तो हम अब हम इसमें एक फ़ोल्डर बनाते हैं, इसका हम नाम रखते हैं एक्सप्रेस सर्वर, सही है। अब आप सर्वर साइड लैंग्वेज पे आ गए, एक्सप्रेस सर्वर। अच्छा, जो बच्चे थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, भाई ये वाली जो कमांड है, ये वाली, अगर हम लिनक्स में होते हैं तो हम नॉर्मली ऐसे ही काम करते हैं कि मैं यहाँ पर
किस पे? वही कर रहा हूँ। जब लिनक्स वगैरह का वर्जन होता है, या आप सर ये क्यों आपको कमांड बता रहे हैं, क्योंकि इसको लग रहा है कि आप किसी AWS किसी गूगल के सर्वर पे काम कर रहे हैं। जब आप AWS या गूगल के सर्वर पे जब आप काम कर रहे होते हैं ना, तब आपको ये शशके नहीं होते, आपके पास सिर्फ ये खुलता है। अब सारा काम आपको यही करना है। आप सबसे पहले क्या करते हो, अब मुझे थोड़ी आदत है उसकी, बल्कि मैं लैपटॉप ले आऊँगा, उसमें लिनक्स है, फिर आप फिर कन्फ्यूज, चलो ये ऐसी पे कर लेंगे। तो यहाँ पे जो कमांड होती है लिनक्स में होती है ls, यहाँ पे होती है डर। जब मैं डर करूँगा ना तो ये कचरा कर देता है, लेकिन आपको ये बताता है कि इस फोल्डर में क्या क्या पड़ा है। अगर आपके पास सर्वर होता तो आप खुद सोचें, आपके पास ये तो नहीं है, अब आपको कैसे पता लगेगा कि जिस फोल्डर में मैं खड़ा हूँ उसमें है क्या? उसके लिए ये कमांड होती है, फिर उसको हम क्लियर करने के लिए cls करते हैं। तो कौन सी कमांड थी? डर। अब फोल्डर बनाना है, तो फोल्डर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? mkdir न्यू फोल्डर। सही है, ये हुआ। अब हम डर करेंगे, तो जब हमने डर किया तो देखेंगे हमारा फोल्डर नया बना। ये दिख रहा है, हमारा न्यू फोल्डर बन चुका है। अब इसके अंदर जाने के लिए cd, ये लिनक्स में भी सेम है, इसमें भी सेम है, cd न्यू फोल्डर। अगर आप यहाँ नोट करेंगे तो अब हम किसके अंदर आ चुके हैं? न्यू फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। तो ये सारा काम ऐसे कमांड लाइन में होता है, तो इन्होंने भी तभी यहाँ पे ऐसे बताया हुआ है। सही है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि आपको नोड इस्तेमाल करने के लिए आपको नोड डाउनलोड होना लाजमी है। नोड आप नॉर्मली रिएक्ट में इस्तेमाल करते थे, npm start, npm run build, वो बेसिकली क्या था? नोड। npm का फुल फॉर्म पता है? नोड पैकेज मैनेजर। तो ये सारा काम नोड ही है जो आप इस्तेमाल कर रहे थे, npm start, npm run build। सही है। वो दूसरा क्या था? npx create react app। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने अभी तक की नहीं है, जो आपको करनी चाहिए थी, क्योंकि आपको शशके होते थे कि वो रिएक्ट जो है सारे फोल्डर शोल्डर खुद बनाता है, package.json खुद बन जाता है, git ignore खुद बन जाता है, सब कुछ खुद बन जाता था। अब यहाँ पे इतने मज़े नहीं है, तो हर चीज़ फाइल आपको खुद बनानी पड़ेगी। तो पहला स्टेप होता है क्या बनाना? package.json, क्योंकि आपको सेव रखना है कि आप कौन कौन से पैकेज इस्तेमाल कर रहे हैं इसको बनाने के लिए। तो package.json बनाने के लिए एक सिंपल सी कमांड है npm init। जब आप npm init करोगे तो ये आपसे पूछेगा कि भाई इसका नाम क्या रखूं, पैकेज नेम। तो मैं पैकेज नेम क्या देता हूं? एक्सप्रेस सर्वर। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है? आप सिंपल क्या कर दो? एंटर मार दो। एंटर मारोगे तो जो फोल्डर का नाम है ना, ये वही इसका नाम रख देगा। तो हमने एंटर मारा। अब क्या पूछ रहा है? ये कौन सी वर्जन है? क्योंकि वो समझ रहा है आप पक्के प्रोग्रामर हो, आप वर्जन पे काम कर रहे हो। आप पहले वर्जन 1.0 रिलीज़ करोगे, फिर उसके बाद 1.2 करोगे, फिर उसके बाद 2.0 करोगे। सही है। तो उसको आप कह दो कि भाई हाँ हम इतने ही चीते हैं, बस एंटर मार दो। उसके बाद वो पूछ रहा है डिस्क्रिप्शन। सही है। अब डिस्क्रिप्शन में कुछ ना भी लिखो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लिख लो दिस इज़ अ नोड सर्वर। हाँ। उसके बाद वो पूछ रहा है एंट्री पॉइंट, कहते हैं इंपॉर्टेंट फाइल कौन सी है मेरी, स्टार्टिंग फाइल कौन सी है। रिएक्ट में कौन सी होती है? index.html होती है। एंट्री पॉइंट जो है index.html है रिएक्ट का। इसका क्या है? index.js। server.js या index.js, वो आप पे डिपेंड करता है उसको नाम क्या रखें। अब आपसे पूछ रहा है टेस्ट कमांड, बोलोगे हम इतने एक्सपर्ट हैं, हमें टेस्ट की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद वो पूछ रहा है इसकी कोई गिट रिपोजिटरी है, फ़िलहाल नहीं है, एंटर मार दो। उसके बाद कोई इसका कीवर्ड है, दिल नहीं कर रहा। उसके बाद इसका कोई ऑथर है, पता नहीं। उसके बाद वो पूछ रहा है लाइसेंस कौन सा है? ICS, ये डिफ़ॉल्ट है। कह रहे हैं अगर आप एंटर मारोगे तो मैं क्या लिख दूंगा? ISC। आप लिख दो MIT, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन MIT का मतलब है ओपन सोर्स। ठीक है, यानी कि मेरे इस कोड को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। अब वो पूछ रहा है कि भाई मैं ये डेटा प्रिंट करने वाला हूँ, सब सही है? अगर कोई भी चीज़ बदलनी है तो अभी बता दो। आप बोलो नहीं बेहतरीन है, एंटर मार दो। बदलनी है तो ऊपर जाके दोबारा। तो आपके पास क्या बन गया?
पैकेज डॉट जेसन। अब हम पैकेज डॉट जेसन खोलेंगे तो ये वाला जो डेटा है नॉर्मली आपको रिएक्ट में बना बनाया ताज़ा ताज़ा मिलता है, लेकिन यहाँ पे वो वाला नहीं था। हमने इसके लिए कौन सी कमांड इस्तेमाल की? npm init, यही किया था। क्या करते थे? अभी आएगा आएगा आएगा, टेंशन नहीं लो। एक काम करते हैं, इसको कहते हैं ref.txt। तो हमने पहली कमांड यूज़ की है npm init। आपके लिए एक नोट्स बनाते हुए जाते हैं कौन कौन सी कमांड्स मैंने यूज़ की हैं। अब मेरे पास सिर्फ क्या है इस वक्त? package.json। अब दोबारा चलते हैं अपने ट्यूटोरियल में, क्योंकि हमें तो कुछ याद ही नहीं है। सही है, मैंने एंट्री पॉइंट कर लिया, उसके बाद पूछ रहा है भाई ये सब बोलेगा फलाना ढिमकाना, बोल रहा है एंटर एंटर मारते जाना, ऊपर ये बकवास यही लिखी है, अगर दिल करे तो पढ़ लेना। उसके बाद वो क्या कह रहा है, कौन सी कमांड चलाओ? npm install express। तो आप एग्जैक्टली इसको छापो, क्योंकि आप क्या चीज़, क्योंकि एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा, रिएक्ट थोड़ी है कि सब कुछ इंस्टॉल करके देगा। तो ये कमांड दोबारा मुझे किस में लगानी पड़ेगी? यार एक तो ये विंडोज़ ना मुझे बहुत फजूल लगती है, वो नहीं चल रहा है, स्टिल भी कर रहा है। आ गया। तो npm install express हमने कमांड पोस्ट की और एंटर मार दिया। अब ये इसमें एक्सप्रेस इंस्टॉल कर रहा है। एक्सप्रेस रिएक्ट जितना भारी नहीं है, 2 सेकंड में हो जाता है, क्योंकि एक्सप्रेस बहुत छोटा है, रिएक्ट बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। सही है। जब आपने npm install express किया तो अब आपको 2 चीज़ें चेक करनी चाहिए। पहला, आपके पास ये वाला फोल्डर बन के आ जाना चाहिए जिसका नाम क्या है? नोड मॉड्यूल्स। दूसरा, जब आप package.json के अंदर जाओगे तो डिपेंडेंसी के अंदर क्या आ गया है? एक्सप्रेस। ये पहले नहीं था, यकीन ना आए तो वीडियो को पीछे जाके देख लीजिएगा। सही है। अब क्या करना है? क्या? package.log जो है ये बेसिकली, अगर आप किसी को डायरेक्टली अपडेट करें ना, यहाँ पे आके फ़र्ज़ करें मेरा दिल कर रहा था, मैंने इसको 2 करके क्या कर दिया 3, तो आपको ये वाली जो फाइल है ना package.log उसको डिलीट करना चाहिए, क्योंकि package.log जो होता है ये बेसिकली कंपाइल्ड वर्जन होता है किसका? पैकेज का, ताकि जल्दी जल्दी काम हो। वरना इसको डिलीट भी कर देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आया यहीं से। ठीक है। अब आपने देखा कि हमने शुरू किया खाली फोल्डर से। सही है, हमने शुरू किया खाली फोल्डर से। अब हमारे पास कितनी चीज़ें बन चुकी हैं? नोड मॉड्यूल, पैकेज और पैकेज लॉक। ये सब खुद ही बना है, सिर्फ मैंने 2 कमांडें चलाई हैं। पैकेज लॉक जो है ये डायरेक्टली पैकेज से ही बनता है, खुद बन जाता है, खुद ही बन गया। इसको आप डिलीट भी कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सही है। तो हम रफ में भी ये वाली कमांड हमने लिख दी है कि पहली कमांड ये थी और दूसरी कमांड ये है। अब क्या करना है? अब VS कोड खोलना है। ज़िंदगी भर ये थोड़ी करते रहोगे। सही है जी। तो नोड खुला, अब नोड में ये सारी फाइलें आ रही हैं। अब हम एक और नई फाइल बनाएंगे और इस फाइल का नाम क्या करेंगे? index.js। इसका नाम index.js भी रखते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ये नाम अच्छा क्या लगता है, server.js। क्या? वो हम आपको बताते हैं, मसला नहीं होगा, टेंशन नहीं ले, मैं यहाँ बैठा हूँ ना। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इसका नाम क्या रखता हूँ? server.js। उसकी वजह ये है कि जो रिएक्ट है उसमें index.js ऑलरेडी होती है, तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। क्योंकि मैं नॉर्मली काम ऐसे करता हूँ कि मैं फ्रंट एंड बैक एंड दोनों एक ही साथ VS कोड में खोलता हूँ, तो फिर मैं थोड़ी देर के बाद मैं फ्रंट एंड में चेंज कर रहा होता हूँ, फिर थोड़ी देर ऊपर जाके मैं बैक एंड में चेंज कर रहा होता हूँ, तो मेरा थोड़ा दिमाग आगे पीछे हो जाता है। तो मैं इस वजह से कभी भी दोनों फाइलों को index.js का नाम नहीं देता। सही है, क्योंकि हो जाता है कि ये लाइन सर्वर के अंदर कॉपी करनी थी, मैंने वो रिएक्ट के index.js में छाप दी, तो मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो दोनों फाइलों के नाम अलग होने चाहिए, क्योंकि server.js से पक्का पता लग रहा है क्या चीज़ है, सर्वर है, सिंपल। अब हम आते हैं दोबारा इसी पेज पे और नीचे जाते हैं। जब आप ये पेज कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास नीचे वो क्या कर रहा है? नेक्स्ट, हेलो वर्ल्ड। तो आप इस पर क्लिक करें, नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट में ये थोड़ा सा ऊपर आपको कोड बना के दे रहा है, आप इस कोड को एज इट इज़ क्या करें? आपको अभी नज़र आता है, वेट करें, आएगा, टेंशन क्यों ले रहे भाई?
अब नज़र आ रहा है? हाँ मैं समझ गया। अब तो कोड नज़र आ रहा है। ये कोड मैंने यहीं से छापा है, सबसे ऊपर ऊपर आता है, सही है। जब आप नीचे जाएंगे तो नीचे बस एक और चीज़ लिखी हुई है, कौन सी कमांड है? ये मैं कमांड पहले यहाँ छाप देता हूँ वरना मैं भूल ना जाऊँ। और इसको app.js की बजाय क्या होगा अब, क्योंकि मेरी फाइल का नाम क्या है। अभी हम दोबारा वापस आते हैं, अब हम इसको थोड़ा समझते हैं। अब आपकी मेन कहानी और मेन तकालीफ जो है शुरू होने लगी हैं। तो ये जो आपके सामने कोड नज़र आ रहा है, ये बेसिकली फेमस Node.js सर्वर है। और यकीन करें ये कंप्लीट Node.js सर्वर है, ये पूरा सर्वर है, सही है। इसमें वो हर चीज़ है जो एक सर्वर में होनी चाहिए। बस ये कितनी 11 लाइन है, 10 लाइन है, 11 पे वो गया हुआ है ना, इसको 10 कर देते हैं, राउंड ऑफ हो जाएगा। हाँ वैसे भी चलो एक है, लेकिन चलो राउंड ऑफ करके 10 बोल देते हैं। तो ये 10 लाइनों का कोड जो है ना आपके सामने, ये पूरा का पूरा क्या है, एक सर्वर है बस। अब इसमें जो चीज़ें हैं आपको बस इनको समझना है और इन पे थोड़ा सा प्रैक्टिस पक्की करनी है। लेकिन आप समझ तो गए होंगे कि कभी भी आज तक प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं हुआ कि हमें कोई चीज़ आसान चीज़ देखी और वाकई आसान हो, सही है। वो बाद में पता लगता है, जब कट्टा खुलता है तो पता लगता है वो भाई। तो ये यार रिकॉर्ड हो रहा है, एक मिनट। तो खैर आगे चलते हैं। नहीं छोड़ दें, इसको आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा हम सॉल्व करते हैं। लाइन नंबर 1 पे चलते हैं, लाइन नंबर 1 पे चलते हैं। लाइन नंबर 1 पे अब वो हमें क्या कह रहे हैं। अच्छा सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको चला के देखते हैं, चला के देखें तो सही है आउटपुट आता क्या है। सही, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो उसी पेज पे नीचे जाके ये वाली कमांड लिखी थी। यार अल्लाह के बंदो एक काम सही से करना, ये बैच 1 वालों ने मसला किया था, सही है, और मैं वाकई हंसा था। वो लोग क्या कर रहे थे कि ये कमांड प्रॉम्प्ट कहाँ पे खुला हुआ है, जिस फोल्डर के अंदर मेरी ये सारी फाइलें पड़ी हैं, ये कमांड प्रॉम्प्ट वहाँ पे खुला है ना, तो इसका ख्याल कीजिएगा, सही है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनसे गलती से कमांड, एक कमांड, एक बच्चों की आदत होती है कि एक कमांड चलाने के बाद वो ठक करके इसको क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को बैच 1 में मैंने देखा था, वो लोग क्या मिस्टेक करते थे, वो नया कमांड प्रॉम्प्ट खोलते थे। अब वो नया कमांड प्रॉम्प्ट कहाँ खुला हुआ है, सी यूज़र स्टूडेंट पता नहीं कोई फोल्डर है वहाँ पे, अब वो यहाँ बैठ के चला रहे हैं नोड server.js। सर ये तो चल ही नहीं रहा। अरे भाई वो कैसे चलेगा, वो यहाँ पे खुला हुआ ही नहीं है। तो कमांड प्रॉम्प्ट बेसिकली कहाँ खुला होना चाहिए, जिसके अंदर, जिस फोल्डर के अंदर आपकी फाइल्स पड़ी हैं। तो ये कैसे खुलता है, ये यहाँ पे क्लिक किया और cmd, अब ये आपको बता रहा है एक्सप्रेस सर्वर के अंदर है। अब यहाँ पे ये वाली कमांड चलाएंगे, उस कमांड का नाम क्या है, node server.js। अब ये थोड़ा सा फ़र्क है, फ्रंट एंड में जब हम जावास्क्रिप्ट को लिखते थे या रिएक्ट को लिखते थे तो हमें कहाँ दिखती थी, डायरेक्टली ब्राउज़र में हम उसको चलाते थे और हमें कहाँ दिखती थी, ब्राउज़र में। जो सर्वर होता है ये चलता कहाँ पर है, कमांड प्रॉम्प्ट में। बात समझ आ रही है, यहाँ पे चलता है, इसको ब्राउज़र की ज़रूरत नहीं है। आपने एंटर मारा, यहाँ पे क्या आ गया, एग्जाम्पल ऐप लिसनिंग ऑन पोर्ट 3000। जब ये लाइन प्रिंट हो जाए तो इसका मतलब है आपका सर्वर चल चुका है, बस। अब इसका मतलब है कि आपका सर्वर अप है, रनिंग है, बेहतरीन काम हो रहा है, कोई इशू नहीं है। अब इसको हम यूज़ कैसे करें, अब इसको यूज़ करने के 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले तो सबसे आसान वाला HTTP मेथड क्या होता है, गेट मेथड होता है। और गेट मेथड किसके थ्रू हो सकता है, ब्राउज़र। अब इस बात को गौर से समझें कि मैं अपनी सर्वर को ब्राउज़र में चला नहीं रहा हूँ, अपने ब्राउज़र से सर्वर पे रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ कि मुझे डेटा दो। ये बात समझ आ रही है, मैं ब्राउज़र से सर्वर पे रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, सही है। इसका मतलब है कि ये ब्राउज़र मेरा फ्रंट एंड है, ये फ्रंट एंड रिक्वेस्ट कर रहा है किसको, सर्वर को, कि मुझे डेटा दो। तो सबसे पहले मैं इंडेक्स राउट किसको कहते हैं, जो कि मेन राउट होता है,
तो इसका पोर्ट नंबर क्या है 3000। ये बिल्कुल वैसे ही टाइप होता है जैसे आपका रिएक्ट का होता है लोकल होस्ट 3000। तो जब आप सर्वर बना रहे हो और आपका साथ में रिएक्ट की ऐप भी चल रही हो ना, तो उसको पोर्ट नंबर बदल दीजिएगा, 5000 कर लें, 3500 कर लें, लेकिन 3000 ना करें क्योंकि रिएक्ट की ऐप कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगी। खैर जिनको समझ आई ठीक है, जिनको नहीं आई उनको बाद में समझा दें। चेंज कर देता है, रिएक्ट कर देता है, 3001 कर देता है। लेकिन वो मसला ये है कि अगर रिएक्ट की ऐप ऑलरेडी चल रही है तो सर्वर नोड का क्रैश कर जाता है। नोड कहता है कि ऐप ऑलरेडी लिसनिंग। अब आप यहाँ पे चलाएंगे तो देखिए मेरे पास क्या आया, ये कहाँ से आया, इस सर्वर से आया। किसके अंदर? इस पीसी में है। बस इसको ज़रा हम ना एक आपको चीज़ दिखाते हैं यहाँ पे। ये देखें, ये कौन सा टैब है? नेटवर्क। नेटवर्क पे एक रिक्वेस्ट गई हुई है और वो रिक्वेस्ट जो है ये है, ये इसका मेथड कौन सा है? गेट मेथड है। और किस यूआरएल पे गई हुई है? लोकल होस्ट 3000। अगर आप लोकल होस्ट 3000 लगाते हैं ना तो वो HTTP खुद ही लगा देता है। सही है, क्योंकि आप जो भी यूआरएल देखते हैं वो HTTPS google.com होती है, ऐसे कुछ करके होती है। फ़र्क है, वो सिक्योर है, ये सिक्योर नहीं है। सही है। तो इसका रिस्पॉन्स, इधर रिस्पॉन्स लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक कर रहे हैं तो उसका रिस्पॉन्स क्या है? हेलो वर्ल्ड। बात समझ आई? सिंपल सा आपका एक सर्वर अब चल रहा है, आपने उसको गेट रिक्वेस्ट की और आपको गेट रिक्वेस्ट की बजाय क्या मिल गया? एक रिस्पॉन्स। अब ज़रा हम इसको समझते हैं, ये सर्वर चला कैसे और ये इतने 10 लाइनों के कोड में ये काम हो कैसे गया। सही है। सबसे पहले हम चलते हैं, इसको क्या करें, कमेंट करें, उड़ाएं। सही है, इसको उड़ाते हैं, बस खाली है। हम सबसे पहले रिएक्ट में हम सबसे पहला काम क्या करते थे? इंपोर्ट करते थे। कॉन्स्ट को आप पहचानते हैं? सही है। जरा पीछे से कुछ हिलाओ, बस ये छोड़ो छोड़ो। ये खुद ब खुद ज़्यादा लाल क्यों हो गया भाई? पीला हो गया बहुत ज़्यादा। नहीं नहीं नहीं, खैर चलो। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, रिएक्ट में भी हम ये काम करते थे कि हम मॉड्यूल्स को क्या करते थे? इंपोर्ट करते थे। तो अब उसमें इंपोर्ट करने का तरीका तो कुछ यूँ होता था, अगर ये रिएक्ट होती तो हम लिखते हैं इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, यही करते। ये रिएक्ट का सिंटैक्स है क्या? क्योंकि ये ES6 का सिंटैक्स है और ये फाइल जावास्क्रिप्ट है। सही है। तो ये इंपोर्ट रिएक्ट नहीं है, ये इंपोर्ट जावास्क्रिप्ट ही है, ECMAScript 6, इस वजह से ये एरर नहीं दे रहा। तो इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस ये किसका सिंटैक्स है? लेकिन रिएक्ट का या जावास्क्रिप्ट का। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं? नोड सर्वर बना रहे हैं। तो इसका जो तरीका है उसमें आप पहले कांस्टेंट एक्सप्रेस, यानी कि आपने क्या बनाया, एक अदद वेरिएबल बनाया है। नोड के अंदर कोई भी पैकेज को इंपोर्ट करने के लिए आपको एक कीवर्ड चाहिए होता है। इस कीवर्ड का नाम क्या होता है? रिक्वायर। और इस रिक्वायर में आप उस पैकेज का नाम लिख देते हैं। रिक्वायर, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको हम करते हैं console डॉट जब हमने console.log किया। अच्छा मज़े की बात है कि बाकियों का जो रिप्लाई होता था, console जब आउटपुट होता था, console log जब हम करते थे तो वो कहाँ आता था? ब्राउज़र के console log पे आता था। लेकिन Node.js में कहाँ आएगा? कमांड प्रॉम्प्ट में, क्योंकि ये कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर चल रहा है, ये ब्राउज़र के अंदर नहीं चल रही। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब है कि ये जो हमने एक्सप्रेस इंपोर्ट किया, जब हमने इसको console किया तो आप देख रहे हैं वो कितने सारे फंक्शंस आउटपुट कर रहा है, एक्सप्रेस के अंदर है ऑलरेडी। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वैसे याद करने वाला ही बात है, यहाँ पर आप एक्सप्रेस की वेबसाइट में जाके सारा कोड छाप भी सकते हैं।
अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ ये कैसे चलता है। उसके बाद हम कहते हैं var या कांस्टेंट ही कहते हैं, कांस्टेंट ऐप इट इज इक्वल्स टू, यानी कि हमने पहले एक वेरिएबल बनाया उसका नाम क्या लिखा है, उसके बाद हमने एक और वेरिएबल बनाया उसका नाम क्या लिखा है, ऐप। ऐप बनाया ना, ये किसके बराबर होगी, ये बात समझ आई? हाँ, ये बात समझ आई? मैं ये बिल्कुल रिएक्ट हुक की तरह है। रिएक्ट हुक में यही होता था कि सबसे ऊपर यूज स्टेट को हम इंपोर्ट करते थे, उसके बाद हम यूज स्टेट को एग्जीक्यूट करा देते थे और उसका जो आउटपुट है वो किसी ना किसी वेरिएबल में सेव करा देते थे। उसके बाद हमारे पास एक चीज़ आती है, ये फंक्शन है, फंक्शन है, ये फंक्शन है भाई। उसके बाद हम करेंगे, क्योंकि अब ये सर्वर है तो सर्वर को अब हम बताएंगे कि भाई हमारे पास ये सर्वर जो बन रहा है ये किस तरह की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा। तो उसके लिए अब मैं पहली, ये ऐप का आपको पता है कहाँ से आ रहा है, ये रहा वेरिएबल है। हाँ, जैसे आप एरे का एक वेरिएबल बनाते हो उसमें लगाते हो डॉट मैप, इसी तरीके से आपने एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर आपने ये चीज़ लगा दी है। अब आप यूज़ कर रहे हो ऐप डॉट गेट, मतलब अब इस ऐप के अंदर एक प्रॉपर्टी है उसका नाम क्या है, गेट। बिल्कुल लिख सकते हैं, ये बिल्कुल सेम सिमिलर काम लग रहा है जैसे आप एक्सियोस करते थे, याद है? एक्सियोस भी बिल्कुल तकरीबन ऐसा ही चलता है कि आप सबसे पहले यहाँ पे, लेकिन उसमें ये वाले स्टेप नहीं होता, बाकी सारा सेम ही होगा। अब ये जो गेट है ये भी खुद क्या है, एक मेथड है या फंक्शन है, मेथड है एक ही बात है वैसे। अब ये जो मेथड है ये दो तरह के पैरामीटर्स उठाता है। सबसे पहले ये बोलेगा कि भाई ये फंक्शन कब चलेगा, कौन सा फंक्शन, ये कब चलेगा, इंडेक्स राउट। रिएक्ट में तो आपने ये चीज़ देखी है ना, इसको क्या कहते हैं, इंडेक्स राउट। और यहाँ पे आप क्या पास कर देंगे, कॉल बैक फंक्शन या एरो फंक्शन। अगेन अगर आप इसको गौर से देखें तो ये एग्जैक्टली आपके एक्सियोस वाला सिंटैक्स है। एक्सियोस में आप क्या करते थे, एक्सियोस में आप करते थे एक्सियोस डॉट गेट, गेट में आप यहाँ पे यूआरएल पास करते थे, उसके बाद आप यहाँ पे क्या करते थे, डॉट देन, उसके बजाय यहाँ पे डायरेक्टली क्या पास हो रहा है, कॉल बैक फंक्शन। इसका मतलब है कि हम इस ऐप को कह रहे हैं, यानी कि सर्वर को कह रहे हैं कि जब कोई यूज़र कौन सी यूआरएल हिट करे, इंडेक्स, तो कौन सा वाला फंक्शन चला दो, ये वाला। अब जो ये आपकी एक्सप्रेस है ये इस फंक्शन को हमेशा दो पैरामीटर पास करती है। कौन पास करती है, एक्सप्रेस खुद। कौन कौन से, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, तीसरा भी है, चार है बल्कि टोटल, लेकिन रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आप क्योंकि ये पैरामीटर है आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ये भी आपको पता होगा। पहला वाला लेकिन रिक्वेस्ट होता है। हाँ, इस सीक्वेंस को याद रखिएगा, वैसे हम भी कंफर्म ही कर लेते हैं, मुझे लग रहा है पहला रिक्वेस्ट ही है, नहीं फिर भी क्या पता। तो पहले वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट पहले कर रहा है, तो ये सीक्वेंस ज़रूरी है। तो पहले रिक्वेस्ट होता है, फिर रिस्पॉन्स होता है, तीसरा होता है नेक्स्ट, लेकिन अभी आपको नेक्स्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स से आपको ये बात समझ आ रही होगी, ये सर्वर है। रिक्वेस्ट वो रिक्वेस्ट है कि जो यूज़र सर्वर को कर रहा है, रिस्पॉन्स वो रिस्पॉन्स है जो सर्वर यूज़र को भेज रहा है। अब आपके पास ये पैरामीटर बन गए, आपको फंक्शन की प्रॉपर्टी पता है कि जब उसको कोई पैरामीटर रिसीव होता है तो वो यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो रिस्पॉन्स है इसका एक ऑब्जेक्ट है, उसको क्या कहते हैं, सेंड, मतलब मैं जवाब वापस भेज रहा हूँ। मैं इसको कहता हूँ योर रिक्वेस्ट इज रिसीव, सही है, बस कहानी ख़त्म, आपका राउट बन चुका है। अब इसको राउट कहें, फंक्शन कहें, कुछ भी कह लें। हाँ
डेटा आ रहा है, गेट गेट मेथड पास करें। हाँ, जिस तरीके से आप लोगों ने ऑन चेंज यूज़ किया था और ऑन चेंज जो है ई पास करता था, उसी तरीके से ये गेट जो मेथड है वो क्या क्या पास कर रहा है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। अब दो चीज़ें बन गई हैं, एक्सप्रेस भी बन गया है, उसके बाद ये भी बन गया है कि जब कोई आपकी यूआरएल को हिट करे तो उसको क्या जवाब दो, योर रिक्वेस्ट इज रिसीव्ड। अभी तक आपका सर्वर चलेगा नहीं, उसकी वजह क्या है कि कोई भी सर्वर होता है तो उसको आपको बताना पड़ता है कि उस सर्वर का एड्रेस क्या है, सही है, उस सर्वर का एड्रेस क्या है। उसके लिए आप एक फंक्शन बनाते हैं ऐप डॉट लिसन का। अब ऐप डॉट लिसन जो है ये पहले आपसे क्या रिसीव करता है, बल्कि ये इसको चलाते हैं, देखते हैं इतना चलता है कि नहीं, मिनिमम रखते हैं फिलहाल चीज़ को। हाँ, ये कॉल बैक फंक्शन टाइम है। पोर्ट नंबर अभी इसको देखते हैं। आपने इसको एक चीज़ देखी कि जब मैंने एंटर मारा तो ये क्या कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब कोई प्रोसेस चल तो रहा है, सही है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रही वो प्रोसेस क्या चल रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि जब मैंने ये कॉल किया ना, कौन सा लाइन नंबर 9, तो एक्सप्रेस ने सर्वर तो चला दिया लेकिन हमने इसको कोई यूआरएल नहीं दी है। ये बात समझ आई आपको, इसको ये नहीं बताया कि मैंने कौन से पोर्ट पे चलना है, 3000 पे चलो, 5000 पे चलो, 6000 पे चलो, कहाँ पे चलो। तो आपने जब ये वाला कोड हमने छापा था, इसको ज़रा हम वो कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो ऐप डॉट लिसन यहाँ भी इसने भी यूज़ किया है, तो इसने पहले आर्ग्यूमेंट में इसको क्या पास किया है, पोर्ट नंबर पास किया है। तो पहले आर्ग्यूमेंट में हम क्या पास करेंगे, पोर्ट नंबर। दूसरे आर्ग्यूमेंट में हम क्या पास करते हैं, एक फंक्शन। ये फंक्शन तब चलता है जब ये सर्वर चल जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो मैं इसको कहता हूँ console.log, हम इसको बोलते हैं सर्वर हैज़ बीन स्टार्टेड। अब मुझे पता है कि जब ये लाइन प्रिंट हो जाएगी कंसोल में तो इसका मतलब है कि ये वाला सर्वर चल चुका है। ये लाइन प्रिंट हुई। अब देखें, पहले इसमें पोर्ट नंबर लिखा हुआ आ रहा था क्योंकि वो पोर्ट नंबर उसने क्या किया हुआ था, पहले वेरिएबल में सेव किया था, वो वेरिएबल यहाँ पे खुद प्रिंट करवाया था। मैंने उसको नहीं लिखा तो वो जाहिर सी बात है उसने नहीं लिखा, जो भी मैंने लाइन लिखी उसने डायरेक्टली प्रिंट कर दी। अब क्योंकि सर्वर चल रहा है तो अब मैं चेक करने के लिए भैया चल भी रहा है या नहीं, मैं किस में आऊँगा, ब्राउज़र में, और लोकल होस्ट 3000 को हिट करूँगा। तो मेरे पास क्या लिखा है, योर रिक्वेस्ट इज़, मतलब सर्वर पर रिक्वेस्ट गई, कौन सी रिक्वेस्ट गई, गेट, और रिटर्न में आपको क्या मिला, योर रिक्वेस्ट इज़ रिसीव्ड। बात समझ आई। तो ये आपका टोटली एक आपका नोड का सर्वर है। अब इसमें एक मसला है, अब आप यहाँ पे रिक्वेस्ट इज़ रिसीव्ड आप कहते हैं योर रिक्वेस्ट इज़ रिसीव्ड, थैंक यू। तो आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आपका पेज रिफ़्रेश नहीं हो रहा क्योंकि सर्वर से जो डेटा आ रहा है वो चेंज नहीं हो रहा, ये रिएक्ट नहीं है, खुद ब खुद चेंज कर देगा। आपको क्या करना पड़ता है, इसको बंद करना पड़ता है और इसको दोबारा चलाना पड़ता है। अब ये बंद कैसे होता है, कंट्रोल और सी से, कंट्रोल और सी से ये बंद होगा। अभी ये चल रहा है, सर्वर हैज़ बीन स्टार्टेड, इसको मैंने बंद करना है तो कंट्रोल सी में प्रेस करूँगा, ये बंद हो गया है। अब मैं ऊपर जाके कमांड दोबारा लिखूँगा, अब ये दोबारा चल गया है। अब मैं इसको रिस्टार्ट करूँगा तो मेरे पास क्या लिखा आ गया, थैंक यू, क्योंकि सर्वर क्या हुआ है, रिस्टार्ट। दोबारा आपकी लिखेगी नहीं ना, अब ये सर्वर चल रहा है, ये देखो नया कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे तो आपके साथ एक छोटा सा मसले मसाइल पैदा होंगे। बिल्कुल खुलेगा, लेकिन जब आप यहाँ पे आएंगे server.js तो वो आपको क्या दे रहा है, एक खूबसूरत सा एरर। अभी ये एरर आप थोड़े दिनों में पढ़ना सीख जाएंगे, शुरू में बड़ा ख़तरनाक लग रहा है, लेकिन मेन लाइन ये है, एड्रेस ऑलरेडी इन यूज़। कौन सी, वो कह रहे हैं एड्रेस 3000 ऑलरेडी यूज्ड अप है, क्योंकि आपका पहला सर्वर ऑलरेडी
चल रहा है। कभी कभी होता है आप गलती से इसको बंद कर देते हैं, लेकिन आपका विंडोज़ ना प्रोसेस अटका देता है, तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट बंद हो जाता है, लेकिन बैकएंड में जो इसका प्रोसेस है वो बंद नहीं होता, तो आपका सर्वर ऑलरेडी चल रहा होता है। तो आप इसको दोबारा जब चलाने जाते हैं आपको बार बार एरर क्या दे रहा होता है कि एड्रेस इन यूज़। फिर आप बंद ऐसे करते हैं कि सिंपल तरीका तो रिस्टार्ट का है। दूसरा आप इस पे आते हैं, इसके प्रोसेसेस में जाते हैं, अब आप ढूंढते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के फंक्शन को। अब आप यहाँ पे जाके इसको एंड टास्क कर देंगे तो ये हट जाएगा। सही है। तो ये आपका सिंपल सर्वर चल रहा है। अभी तक आप लोगों को ये सुनने में दे रहा होगा यार, ऊपर एक्सप्रेस को कॉल कराना है, उसके बाद एक्सप्रेस का फंक्शन चलाना है, उसको ऐप के अंदर सेव करना है, फिर उसके बाद गेट रिक्वेस्ट बनानी है और फाइनली लिसन कर लेना है। लिसन का लफ्ज़ समझते हैं क्या होता है? सुनना। यानी कि इस लाइन पे आप रिक्वेस्ट सुन रहा है कि कोई मुझे रिक्वेस्ट करेगा तो मैं उसको जवाब भेज दूंगा। बात समझ आ रही है? तो ये अब वही वाली बात है कि इसको जब तक आप खुद नहीं बनाएंगे तब तक ये आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। अभी आपको देखने में लग रहा होगा यार 4 लाइनें तो हैं, सही है, लेकिन एक मसला है कि ये तो बहुत बड़ा फड्डा है कि मैं इधर कुछ भी चेंज करूं मुझे फिर दोबारा से इसको बदलना पड़े, तब जाके मेरा यहाँ पे चेंज होगा। ये मसला है। तो इसका एक छोटा सा हल है। वो हल क्या है? आप यहाँ पे इंस्टॉल करें npm इंस्टॉल कौन सी चीज़, लेकिन ये किस में होगी? -g का क्या मतलब होता है? ग्लोबल, यानी कि आपके पूरे कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो। हाँ, कौन सा? देखो ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, तो मैं अभी आपकी ये उम्मीद को तोड़ता हूँ। उसके लिए मैंने सामान तैयार रखा है, मुझे पता था ये जवाब आएगा, सवाल आएगा। सही है। जब तक ये इंस्टॉल होता है तब तक हम इसको भी चला देते हैं। वो कह रहा है सो जाओ। npm इंस्टॉल -g, यार लास्ट टाइम मसला हुआ था, इस दफ़ा ट्राई करते हैं। अब ये आपका क्या स्टार्ट हो गया? इंसोम्निया। ये कौन सी रिक्वेस्ट है? आपको पढ़ने में शायद आ रहे नहीं आ रहे, ये गेट रिक्वेस्ट है। अब आप यहाँ पे लिखते हैं लोकल होस्ट 3000 और आप इसको कहते हैं सेंड। तो मैंने अपना ब्राउज़र में बंद कर दिया। 1 मिनट पहले एक काम करते हैं, इसको चला देते हैं, अब इसको सेंड करते हैं। तो ये मेरे पास क्या आ गया है? रिस्पॉन्स। क्या ये ब्राउज़र है? लेकिन जवाब आया। तो ये ब्राउज़र जो है आपके सर्वर का जो रिस्पॉन्स है बेसिकली उसको सिर्फ दिखा रहा है कि आपका जो आपने रिक्वेस्ट भेजी है उसका ये जवाब आया है। इसी तरीके से जो आपका ब्राउज़र है वो जेसन रिस्पॉन्स भी दिखा सकता है। सही है। आपने गिटहब वाला देखा था, वो बड़ा सा एक कचरा आ जाता है जेसन। तो ब्राउज़र जस्ट उसको पीछे से रिसीव हो रहा है ना सर्वर से, वो जस्ट दिखा दे रहा है। अब आप इस जवाब को अपने कोड में इस्तेमाल करते हैं, रिएक्ट के कोड में किसी तरीके से यूज़ करते हैं, ये आपका मसला है। या डायरेक्टली आप ब्राउज़र में दिखा देते हैं, ये आपका काम है। समझ रहे हैं? तो ये डिपेंड करता है कि रिक्वेस्ट कर कौन रहा है। नॉर्मली कौन रिक्वेस्ट कर रहा होता है? एक्सियोस, जो कि रिएक्ट के अंदर होता है। axios.get, axios.post। इस वक्त मैंने डायरेक्टली रिक्वेस्ट मारी है किससे? ब्राउज़र से। तो ब्राउज़र ने रिक्वेस्ट करी सर्वर को, सर्वर ने ये जवाब दिया, ब्राउज़र ने बस वो जवाब दिखा दिया, सादा सादा। इसी वजह से यही वजह है कि मैं यही काम इंसोम्निया में भी कर रहा हूँ। इंसोम्निया ब्राउज़र नहीं है, वो जस्ट क्या कर रहा है? वो ये रिक्वेस्ट कर रहा है और उसके जवाब में जो आ रहा है वो यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। इसी तरीके से अभी आप थोड़ी देर में देखिएगा, हाँ इधर से ही आती है। उस पर अभी आते हैं, वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो हम ऐसे पढ़ा लेंगे, उसका कोई इशू नहीं है।
अब देखें क्या आया, जेसॉन आया और उसने वो वाइड बैकग्राउंड नहीं दिया और उसको प्रॉपर जेसॉन करके दिखा रहा है वो। ये बात समझ आ रही है? क्योंकि इंसोमनिया समझ रहा है कि ये जो जवाब आ रहा है कहाँ से आ रहा है, सर्वर से आ रहा है, कोई वेबसाइट से नहीं आ रहा है, कोई फ्रंट एंड से नहीं आ रहा है, प्योर सर्वर आपको जवाब भेज रहा है। इस वजह से ये वाला जो है इसको प्रॉपर दिखा रहा है। इससे पता लग रहा है कि ये सर्वर है, ये फ्रंट एंड नहीं है। खैर, अब हम इस पर वापस जाते हैं। तो एक आपके पास एप्लीकेशन है जिसको हम कहते हैं -G नोडमॉन। नोडमॉन आपको लग रहा है नोड से ही निकला है। इसको हम इंस्टॉल करते हैं। ये गड़बड़ हो गई, मैंने गलती से डॉट लगा दिया। तो अभी ये क्योंकि ये एक पैकेज है तो ये इंस्टॉल होगा। आज नेट तो बेहतरीन चल रहा है, खुद ही हो, बिल्कुल। तो हमने लिखा नोड, पहले हमने क्या लिखा था, नोड। अब हम क्या लिख रहे हैं, नोडमॉन। पहले हम चेक कर लेते हैं कि नोडमॉन आ गया है, बिल्कुल आ गया है। तो मैं कहता हूँ नोडमॉन server.js, मैंने एंटर मारा और पहले सिर्फ ये एक लाइन प्रिंट होती थी, अब थोड़ी सी इजाफी लाइनें प्रिंट हुई हैं। ये कौन प्रिंट कर रहा है, नोडमॉन, जो कि एक लाइब्रेरी है बेसिकली, किसकी, नोड की लाइब्रेरी है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है, ये मैंने कराई क्यों, एक मिनट, इसको हम पीछे ले जाते हैं। सही है, मैंने ये मिटा दिया, मैंने किया ये, हम इसको किया तो ये हमारा वाला पागल कोड है क्या। नहीं नहीं, ये खुद ही हो जाता है भाई, नोडमॉन तभी तो किया मैंने। हाँ नहीं, ये आपका पीसी स्लो है। ये क्या कह रहा है, रिस्टार्टिंग ड्यू टू चेंजेस। उसको समझ आ गई है कोई चेंज हुआ है, लेकिन वो रिस्टार्ट करने में मर चुका है। तो ये आप अपने पीसी में ट्राई कीजिएगा। ये लास्ट टाइम भी मसला हुआ था हमारे साथ। इसको दोबारा से करते हैं और इसको दोबारा चलाते हैं। अब ये प्रिंट कर रहा है, अब दोबारा यहाँ पे आते हैं, इसमें कोई भी चीज़ बदल देते हैं, हम इसको फिर सेव करते हैं। अब बेहतरीन चला, जाहिर है इतना हलवा नहीं हो रहा। इसकी वजह क्या है रिफ़्रेश करने का, क्योंकि ये सर्वर है, इसको रिक्वेस्ट भेजना लाजमी है। कोई जवाब लेने के लिए इस पर रिक्वेस्ट भेजना लाजमी है। ये फ्रंट एंड नहीं है, दोबारा जाती है, वो न्यू रिक्वेस्ट होती है टोटली। सही है, ये बात समझ आ रही है। अब यही काम दोबारा हम ब्राउज़र अब बंद करते हैं, क्योंकि हम थोड़ा ना अब सर्वर मूड पे चलते हैं, हम मामूली काम नहीं कर रहे, अब हम सर्वर बना रहे हैं। तो हम किसको खोल रहे हैं, इंसोमनिया। तो हमें क्या जवाब आ रहा है, जो अभी हमने टाइप किया। अब हम इसको थोड़ा दोबारा चेंज करते हैं और हम यहाँ पे दोबारा रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। तो यहाँ पे ये रिक्वेस्ट चेंज चुकी है। ये कौन कर रहा है, नोडमॉन। नोडमॉन का मसला समझ आया, वो कर क्या रहा है कि मैं जब भी कोई चेंज कर रहा हूँ तो उसको सर्वर को ऑटोमेटिकली दोबारा रीस्टार्ट कर रहा है वो। वरना आपको खुद Ctrl+C करके उसको रोकना पड़ेगा, फिर उसके बाद सर्वर को चलाना पड़ेगा, तब जाके आपको चेंजेस नज़र आती हैं। तो ये बहुत, अभी तो आपको लग रहा होगा कि यार नोडमॉन करने की क्या ज़रूरत है, इतना 2 मिनट का तो काम है। लेकिन जब आप सर्वर बनाने बैठोगे ना, तो मैं आपसे तब पूछूंगा कि कितनी ख्वारी होती है जब आप एक एक चीज़ करके फिर आपको बोलोगे यार नोड को दोबारा चलाओ। ये खुद ही आप सेव का बटन दबाओगे, ये ऑटोमेटिक रिलोड कर देगा और आपको जो चेंजेस हैं यहाँ पे दिख जाएंगे। तो ये आपका एक बेसिक सर्वर था, सही है। इसको हम अब नेक्स्ट वीक में इसको और थोड़ा मुश्किल ले जाएंगे और यकीनन जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें आप 80% सर्वर साइड पर ख़त्म कर जाएंगे, 1 महीने में पूरी। क्योंकि मुझे फ़ायदा ये होता है कि React.js में मैं Axios पढ़ा देता हूँ ना, तो आपके पास HTTP स्टेटस कोड का आपके पास कॉन्सेप्ट है, HTTP स्टेटस कोड का आपके पास कॉन्सेप्ट है, HTTP हेडर्स का आपके पास कॉन्सेप्ट है, आपको पता है कि गेट और पोस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ के आए हो। तो सर्वर की आधी से ज़्यादा चीज़ें आपको पता हैं, बस आपको Node.js लिखना आना चाहिए। क्या, ये तो आपको पता लगेगा ये आपको पता लगेगा जब मैं आपसे बोलूँगा कि बेसिक ऑथेंटिकेशन बनाओ। देखें,
सर्वर नॉर्मली बहुत आसान है, सर्वर मुश्किल कहाँ होता है, जब आप किसको किसके साथ कम्युनिकेट कराते हो, नहीं डेटाबेस, तब आपके अच्छे खासे छक्के छुड़ जाते हैं। जब आपने मोंगो डीबी के साथ इसको कनेक्ट किया, जब आपने फायरबेस के साथ कनेक्ट किया, तो अच्छा खासा मसला हुआ था। जो बैच 1 वाले हैं ये बात उनको पता है। पहले बड़ा कोड आसान लगता था, डॉट जेसन करो जेसन चला जाता है, डॉट सेंड करो सेंड हो जाता है, पता नहीं शायद इस दफ़ा मेरी भी प्रैक्टिस अच्छी हो गई है। सही है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होती है। तो इसका ज़रूर ये वीडियो देखकर ये अपने पीसी में चला के ज़रूर देखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक में ये और कॉम्प्लिकेट होता जाएगा, फिर आप दोबारा भूल जाएंगे। और ये वाला सॉफ्टवेयर भी अपने पास डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका नाम क्या है, इंसोमनिया नहीं होता। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।